सो हेलो माय डियर कॉमियंस, कैसे हो यार आप सब। मुझे उम्मीद है कि मस्त होंगे, झकास होंगे, हमेशा की तरह बिंदास होंगे, मुस्कुराते हुए प्यारे फूल से लग रहे होंगे। अब निक्कू भैया आए हैं, क्या खास लाए हैं। तो आज की क्लास बहुत बहुत खास है। अगर आप 11th में है तो भी, अगर आप 12th में है तो भी, या उसके आगे हैं तो भी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हमारी अकाउंटेंसी है उसका जो दिल है उसको थोड़ा थोड़ा भूल जाते हैं या याद नहीं रहता। यानी कि मैं बात कर रहा हूं जर्नल एंट्री की। तो शॉर्ट वे में जर्नल एंट्री को कैसे याद रखें, कब डेबिट करना है, कब क्रेडिट करना है, वो हम आज समझने वाले हैं। तो आज निक्कू भैया बहुत खास लाए हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जर्नल एंट्री के अंदर की बात हो रही है ना। तो जर्नल एंट्री के अंदर हम कैसे डेबिट एंड क्रेडिट करेंगे फॉर ऑल स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट हैं सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है इन शॉर्ट वे। यानी कि हम बहुत डिटेल्ड में नहीं जाने वाले हैं, शॉर्ट में समझेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो बेसिक एंट्रीज हैं आपकी बहुत सारी इस लेक्चर के थ्रू हो जाएंगी। तो प्लीज इसको अच्छे से देखिए, समझिए, और फिर अगर आपको बनने लगे तो भैया जी खुश भी हो जाइए, डांस भी कीजिए, क्योंकि यही अकाउंटेंसी का दिल है। बिना इसके अकाउंटेंसी है ही नहीं। और अब तो रियल वर्ल्ड में जर्नल एंट्री ही होती है सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो बस फिर यूं डांस करेंगे आप, मुझे ये उम्मीद है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, सबसे पहले आपको समझना है एक बहुत बेसिक नियम कि अगर आपको जर्नल एंट्री करनी है तो मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से अगर हम चले तो एसेट्स एक्सपेंस, मुझे ये सबसे इजी लगती है। मुझे लगता है कि ये ना मेथड किसी ने बनाई होगी ना तो वो आलसी लोग रहे होंगे। बहुत ही सिंपल मेथड है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है इसके अंदर कि भैया ये क्या करें वो क्या करें। जैसे मान लीजिए अगर आप ट्रेडिशनल मेथड में जाओगे तो बैंक क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है या नेचुरल पर्सन है या आर्टिफिशियल पर्सन है, ये सब सोचना पड़ता है। कैश अलग ट्रीट होता है, तो वहां पे कई बार बच्चों में कंफ्यूजन हो जाती है। मगर यहां बिल्कुल सिंपल है भैया, कुछ नहीं। एसेट्स और एक्सपेंस को पहले समझ लो, इनके मीनिंग समझ लो। एक बार अगर आपको इनका मीनिंग मालूम है, इसके अंदर के आइटम्स मालूम है, तो भैया काम खत्म, वेरी सिंपल। फिर लाइबिलिटीज, रेवेन्यू यानी इनकम जितनी भी आपकी हैं वो, और कैपिटल, ये तीनों भी सेम नेचर के हैं। तो भैया इनको अलग कर लो। एक बार इनको अलग कर लिया, इनके भी मीनिंग सब आपको पता होने चाहिए, है ना। इनके जितने भी मीनिंग्स हैं, यानी मोटा मोटी क्या होता है, जैसे मैं अभी आपको मोटा मोटी समझाता हूं। एसेट्स का मतलब है अगर आपके पास कोई भी ऐसी चीज है जिससे आपको फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी होने वाली है, या जिस पर आपका हक है, आपका राइट है कि भैया मुझे पैसे देगा तू, या मुझे पैसे नहीं सर्विस देंगे भैया। तो जो भी जिस पर भी आपका हक है वो एक एसेट है। खर्चा यानी रिवेन्यू अर्न करने के लिए आपने जो भी एक्सपेंस किए वो सारे आपके लिए खर्चे के अंदर काउंट हो जाते हैं। लायबिलिटी यानी कि किसी ने आपको उधार दिया, यानी किसी का आप पर ऑब्लिगेशन है, ठीक है, कि भाई आपको आपको पे करना है, या आपको सर्विस देनी है, या आपको पैसे वापस करने हैं, तो लायबिलिटी है। कैपिटल यानी ओनर के द्वारा आई, तो कैपिटल ओनर के द्वारा बिजनेस से लेकर चली गई, कहां आई। कैपिटल तभी होगी जब ओनर घर से अपने बिजनेस में कुछ डाल रहा है, और जब बिजनेस से कुछ घर के लिए लेकर जा रहा है तो फिर वो ड्राइंग हो जाती है। तो लाए तो कैपिटल, ले जाए तो ड्राइंग। बस इतनी बात अगर क्लियर है तो भैया सिंपल है। रूल क्या है भैया, रूल बहुत ही सिंपल है कि एसेट्स अगर इंक्रीज होंगे तो भैया इनको कर दो डेबिट। अगर भैया ये इंक्रीज हो रहे हैं तो करो डेबिट। अगर भैया ये डिक्रीज हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है, एक नॉर्मल एनालिटिकल थिंकर या फिर एक नॉर्मल, अगर नॉर्मल तुक्काबाजी करेंगे तो भी बन जाएगा, लेकिन थिंकर हम तो रैशनल थिंकर्स हैं। तो अगर इंक्रीज हुआ तो डेबिट, तो अगर डिक्रीज हुआ तो क्या होगा भैया, सिंपू है ना, सिंपू भैया क्रेडिट होगा। वेरी सिंपू, हलवा है ये भैया, हलवा। तो ठीक है भैया, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यही केस, अब जैसे मैंने बताया कि एसेट्स और एक्सपेंस एक नेचर के हैं, लायबिलिटी रेवेन्यू कैपिटल एक नेचर के हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो बस अब इसी का अपोजिट कर दो, इसी का अपोजिट कर दो। अपोजिट क्या होगा भैया, तो अगर ये इंक्रीज होंगे तो कहां जाएंगे, या ये डिक्रीज होंगे तो कहां जाएंगे। वेरी सिंपल, अब आप बता पा रहे होंगे, है ना। अपोजिट है तो भैया ये इंक्रीज होने पर क्रेडिट साइड पर जाते हैं जर्नल एंट्री में, और अगर भैया डिक्रीज होंगे तो डेबिट साइड पर जाएंगे। बस इतनी सी कहानी याद है तो भैया जर्नल एंट्री की नैया पार है। अब इसको थोड़ा समझते हैं एक एक करके कि भैया एसेट्स, अब देखिए एसेट्स में क्या क्या ऑप्शंस आ सकते हैं। सबसे पहले तो उन्हीं को जान लेते हैं, एसेट्स के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी। देखिए एसेट्स मतलब जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, क्या भैया सिर्फ टेंजिबल नहीं, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, ये तो सब टेंजिबल में आ गए, है ना।
लेकिन गुडविल है या फिर कॉपीराइट है, ये सब, यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि टेंजिबल एसेट है कि इंटेंजिबल, और साथ में करंट एसेट्स है कि नॉन करंट एसेट्स है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि डेटर, टिंग 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 टिंग, डेटर या फिर आपका क्लोजिंग स्टॉक, हालांकि क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री नहीं होती है लेकिन अलग अलग बेसिस पर, ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक वैसे हिसाब से हटा ही देते हैं क्योंकि वो परचेज के थ्रू निकल आता है। नाउ जैसे मान लीजिए डेटर है हमारे पास, कैश है हमारे पास, बैंक है हमारे पास, बिल रिसीवेबल है हमारे पास, BR, तो इस टाइप के कोई भी एसेट हो, चाहे करंट हो चाहे नॉन करंट हो, टेंजिबल हो इंटेंजिबल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, ये एसेट्स में है तो भैया ये अगर बढ़ेंगे तो डेबिट, घटेंगे तो क्रेडिट। अब भैया ये बढ़ेंगे कब, कब बढ़ेंगे बताओ, आप खुद से सोचो। जब भी आप खरीदोगे, जैसे अगर ये टेंजिबल एसेट्स है तो जब भी आप खरीदोगे तो ये बढ़ेंगे। डेटर के केस में जब भी आप सामान बेचोगे तो डेटर बढ़ता है ना। तो बेसिक पॉइंट क्या है भैया, ये बढ़ेंगे। तो यार अगर मैं एसेट्स की नॉर्मल बात करूं, अगर मैं एसेट्स की नॉर्मल बात करूं तो सबसे पहले कब बढ़ेंगे, तो फर्स्ट पॉइंट, अगर आप परचेज करोगे। अब भैया परचेज तो हम इन कैश भी करते हैं और क्रेडिट में भी करते हैं, तो भैया अगर आपने परचेज किया तो एक पॉइंट तो पक्का है ना कि एक एसेट बढ़ने वाला है। लैंड खरीदा तो लैंड, फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर, बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग, मशीनरी खरीदी तो मशीनरी। तो यानी कि जो भी एसेट बढ़ेगा वो डेबिट है, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, जो भी एसेट है एसेट्स अकाउंट डेबिट। टू, अगर भैया आपने पे कर दिया कैश में, क्योंकि खरीदने के लिए तो आप पैसे पे करोगे, तो अगर आपने पैसे कैश में पे किया तो टू कैश। नहीं भैया मेरे पास तो बहुत पैसा है, आप बहुत अमीर है, ऐसा ना सोचो। तो मैंने कहा ओके भैया तो चेक दे देते होंगे, हालांकि कैश और चेक का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि कई बार जिनके पास कैश होता है वो अमीर होता है, सिर्फ ऐसे ही फनी वे में बोला है। तो कैश या बैंक। अब भैया अगर मैंने इनमें से किसी में नहीं किया, उधार में किया, अभी पैसा नहीं है ना यार, कल लौटा दूंगा, तो भैया कोई बात नहीं, यहां पर आ जाएगा। आप नॉर्मली वेंडर वर्ड यूज करते हो या फिर उस पर्सन का नेम, तो यहां पे मैं लिख देता हूं पर्सन नेम, बस खत्म, बस खत्म, बस खत्म, बस खत्म। ये लीजिए, परचेज किया तो भैया अगर कैश में किया तो कैश, चेक से दिया तो बैंक, या फिर आपने उधार पर खरीदा तो वेंडर या पर्सन का नेम जो दिया होगा। वेरी सिंपल, बस। अब यही केस है यहां पर कि भैया अगर सेल कर दिया तो सेल कर दिया। अब खुद से सोचिए, जस्ट इमेजिन, मैंने फर्नीचर बेचा तो मेरे पास 10 फर्नीचर थे, 2 बेच दिए, अब कितने बचे, 8 बचे, तो फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई। अगर फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई तो इसका मतलब क्या है, एसेट डिक्रीज हो गया। रूल क्या है हमारा कि भैया अगर एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड पे जाएगा। तो भैया सिंपल सी बात है, टू एसेट्स, टू एसेट्स, वेरी सिंपल है ना, टू एसेट्स। अब पॉइंट ये आता है कि भैया यहां क्या लिखें, तो या तो आपने कैश में बेचा होगा तो भैया फर्नीचर टाटा बाय बाय, कैश को हाय हेलो, है ना, ठीक है, तो यहां पर कैश। अब भैया कैश में नहीं, सामने वाले ने अगर चेक दे दिया तो बैंक, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि चेक आप बाद में डिपॉजिट करते हो तो यहाँ चेक इन हैंड लिख सकते हैं, हम नॉर्मल समझ रहे हैं कि भैया चेक अगर आया है तो हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया होगा, इसीलिए बैंक है। अगर आपने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया होता है तो यहाँ चेक इन हैंड लिखा जाता है, ठीक है, पर हम बेसिक पे हैं इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। अब अगर मान लीजिए आपने उधार पर बेचा होगा तो जाहिर सी बात है यहां पर आप उसके लिए वेंडर होगे, लेकिन यहां पर उस पर्सन का नेम आ जाएगा, ठीक है। डेटर वर्ड हम यहां यूज नहीं करते हैं, डेटर वर्ड यूज करते हैं जब हम सामान बेच रहे होते हैं तब। सामान यानी कि जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं, जो हमारी कोर एक्टिविटी है, उसको जब हम बेचते हैं तब अगर कोई उधार पे खरीदता है तो हम वहां पे उसका डेटर वर्ड यूज करते हैं नॉर्मली। बस ये डेबिट हो गया, लीजिए एसेट की अकाउंट सारी खत्म, ठीक है। अभी डेप्रिशिएशन वेप्रिशिएशन सब एडजस्टमेंट में करेंगे, अभी बेसिक समझ गए, कोई दिक्कत कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है ना दिक्कत। आई होप कि आप यही कह रहे होंगे, और अगर लग रही है कि कोई दिक्कत नहीं है तो सिंपल 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 हैशटैग सिंपल चलेगा। परचेज किया तो एसेट डेबिट, फिर कैश बैंक किया, उधार पे है तो वेंडर, और अगर हमने खरीदा है तो कैश बैंक या उस पर्सन का नेम, डेबिट टू एसेट, एसेट हमारे पास से चला गया, वेरी सिंपल। अब बारी है एक्सपेंस की, यहां पर कुछ खेल होते हैं। तो एक्सपेंसेस देखिए, अब एक्सपेंसेस में क्या होता है कि भैया एक्सपेंसेस या तो मैं पे करूंगा या तो मैं नहीं पे करूंगा, या तो मैं जल्दी पे कर दूंगा, है ना, 3 केस आते हैं एक्सपेंस में, 3 केस आते हैं, यानी कि यहां पे थोड़ा सा समझना पड़ता है। एक भैया कैश में किया, दूसरा भैया नहीं किया यानी स्टिल ड्यू, नॉट पेड भी लिख सकते हैं आप यहां पर, है ना, नॉट पेड अगर आपको ऐसे लग रहा है तो, और फिर थर्ड है प्रीपेड, यानी कि अगर आपने पहले ही पे कर दिया तो बस यहीं पर कुछ बातें हैं कुछ बातें हैं कुछ बातें हैं। अगर मैंने भैया कैश में पे किया, या कैश या यहां बैंक, मतलब ये आप
ध्यान रखना कि कैश के साथ स्लैश बैंक आ ही जाता है कि अगर आपने चेक से पेमेंट किया तो बैंक वर्ड यूज हो जाएगा, ठीक है, वेरी सिंपल। अब देखिए मैंने सैलरी दी, तो सैलरी मैंने अभी तक कितनी दी थी, 0, नील बटे सन्नाटा। अब मैंने सैलरी दी तो मेरा सैलरी एक्सपेंस बढ़ गया। अब मैंने पेन पेंसिल कॉपी खरीदा, मेरी प्रिंटिंग स्टेशनरी का कॉस्ट बढ़ गया। अब मैंने पोस्ट भेजा है तो पोस्टेज का खर्चा बढ़ गया। यानी कि जब आप एक्सपेंस करते हो तो एक्सपेंस बढ़ता है, तो जब भी एक्सपेंस कर रहे हो एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो रूल के हिसाब से क्या है, एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट करें, तो बस फिर यहां पर एक्सपेंस क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो एक्सपेंस अकाउंट क्या हो गया भैया, डेबिट हो गया। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अब आपने कैश पे कर दिया है तो टू कैश लिख दीजिए, ठीक है, वेरी सिंपल। या फिर कैश, यहां पे कैश या स्लैश बैंक लिख दीजिए, ठीक है। अगर मैं कैश लिख रहा हूं तो वहां स्लैश बैंक आ जाएगा, आप इतना तो समझते ही हैं, है ना। लीजिए भैया, हो गया कंप्लीट, एक एंट्री खत्म। अब दूसरी एंट्री कि भैया अगर मैंने किसी से काम करवा लिया, सैलरी क्यों पे करते हो आप, क्योंकि इंप्लॉय से वर्क करवा लेते हो, लेबर से वर्क करवा लेते हो तो वेजेस पे करना पड़ता है, या कुछ भी जैसे कुछ भी खरीद लिया आपने, या किसी के रेंट में आप किराएदार थे, आप इस्तेमाल कर रहे थे प्रॉपर्टी, लेकिन 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 पैसे अभी आपने नहीं दिए। तो अब यहां क्या करें, तो आपने किसी की सर्विस ले ली, आपके लिए किसी ने कुछ कर दिया, तो अब आपको पैसे देने हैं ना, आज दो या कल दो, लेकिन देने तो हैं। पर जब आपको पैसे देने हैं तो देयर इज एन ऑब्लिगेशन ऑन यू टू पे या टू गिव सर्विस, है ना। या तो पेमेंट करो या तो सर्विस दो। तो ये दोनों ही केसेस में आपके ऊपर क्या आ रहा है, ऑब्लिगेशन। और लायबिलिटी समझाते वक्त मैंने एक वर्ड बोला था, ऑब्लिगेशन। जब आपको किसी को कुछ देना है, बकाया है आप पर, तो वो क्या होती है, लायबिलिटी होती है। यानी कि जब भी आप कोई खर्च करते हैं तो एक तो पॉइंट हो गया कि हमारा खर्चा हो रहा है, दूसरा पॉइंट हो गया कि हमने पेमेंट नहीं की तो हमारी लायबिलिटी हो रही है। अब जितने भी सीरियस स्टूडेंट है वो बता देंगे कि किस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। तब तक मैं थोड़ा और समझाता हूं कि जैसे मान लीजिए ये पूरा अकाउंटिंग पीरियड है, ठीक है, ये पूरा अकाउंटिंग पीरियड है, 1/4/21 से हम चले और 31 मार्च 22 तक, ये हमारा इनकम में भी काम करेगा, तो इसलिए प्लीज यही समझ लेंगे। तो अगर मान लीजिए आपने यहां पर कोई भी खर्चा किया, किसी भी प्रकार का कोई एक्सपेंस किया, और एक्सपेंस पेमेंट से नहीं होता, यह भी ध्यान रखिएगा, एक्सपेंस पेमेंट से नहीं होता कि मैंने पैसे दिए तभी खर्चा होगा, नहीं। हम एक्रूअल कॉन्सेप्ट में, कैश बेसिस में ये मान सकते हैं, लेकिन एक्रूअल कॉन्सेप्ट में ये माना जाता है कि जब भी किसी ने आपके लिए कोई काम कर दिया, यानी कि अगर इंप्लॉय ने 12 मंथ वर्क कर लिया, है ना, 12 मंथ वर्क कर लिया, आपने 11 महीने तक की पेमेंट की है, यहां की पेमेंट आपने नहीं की, यहां की पेमेंट आपने नहीं की, है ना, यहां की पेमेंट आपने नहीं की। तो अगर आपने यहां की पेमेंट नहीं की है, यहां की पेमेंट नहीं की है, तो क्या भैया मैं इसको नहीं मानूं अपना एक्सपेंस, मैं कहूंगा कि अरे भैया इस महीने के तो पैसे मैंने दिए ही नहीं, ये तो मेरा तो कोई खर्चा ही नहीं हुआ। आप बताइए, क्या हम ये कह सकते हैं? तो नहीं, हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि अगर किसी ने आपके लिए काम कर दिया है तो आज नहीं तो कल दोगे, पर पैसे जरूर दोगे। यानी कि देयर इज एन ऑब्लिगेशन। तो मेरे लिए ये एक्सपेंस तो है क्योंकि उसने मेरे लिए काम किया, पर पैसे मैंने अभी नहीं दिए। तो एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस कहां है भैया, बढ़ रहा है ना, तो डेबिट है। तो यानी कि ऐसे केस में एक्सपेंस अकाउंट तो डेबिट होगा, ऐसे केस में एक्सपेंस अकाउंट तो डेबिट होगा, एक्सपेंस अकाउंट तो डेबिट होगा, ठीक है। तो एक्सपेंस अकाउंट तो डेबिट होगा, मगर मैंने पैसे नहीं दिए, तो अब क्या करें? तो भैया सब रिसर्चर के पास पहुंच गए, भैया इस कंडीशन में बताओ क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा एक वर्ड, क्या वर्ड कहा? आउटस्टैंडिंग। भैया जी अगर आप कोई खर्चा करते हैं और उस पर पेमेंट नहीं कर रहे, वो अभी भी ड्यू है, तो वर्ड यूज करिए टू आउटस्टैंडिंग। वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा आपको कि ये आपके घर के बाहर खड़ा है, आउटस्टैंडिंग, कि भैया काम कर दिया था, पैसे लाओ पैसे लाओ पैसे लाओ। तो ये क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग। अब जो भी एक्सपेंस है, कोई भी एक्सपेंस है, सैलरी है तो सैलरी बोल देंगे, रेंट है तो रेंट बोल देंगे, कमीशन है तो कमीशन बोल देंगे, वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये हमारी ड्यू की एंट्री होती है। और यहां पर आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज होता है एक्सपेंस के लिए, ये भी याद रखिएगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं भैया ये आउटस्टैंडिंग वर्ड क्यों है, एक एक्रूड भी आएगा भी इनकम में, तो यहां कंफ्यूज होता है। तो ध्यान रखिएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, हम एक्सपेंस के केस में आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज करते हैं। एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है कि किसी ने लिख दिया आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट, तो आप कैसे समझोगे कि आउटस्टैंडिंग रेंट एक्सपेंस का है कि इनकम का है? भैया एक तरीका है, अगर वो डेबिट और क्रेडिट में लिखा है, अगर नहीं लिखा तो। इसीलिए वर्ड्स बनाए जाते हैं ताकि दो सिचुएशंस को आप डिफरेंटली समझ पाओ। तो जैसे ही आपने देखा आउटस्टैंडिंग रेंट, आपको समझ में आ जाएगा ये एक्सपेंस का केस है। ऐसे ही अभी हम इनकम में समझेंगे,
जैसे ही देखा आपने एक्रूड रेंट तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें रेंट रिसीव होना था। अभी इनकम में चलेंगे तब मैं और समझाऊंगा। तो यहां पर आपको आउटस्टैंडिंग तक क्लियर हो गया। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे लिए क्या है भैया जी? ये हमारे लिए लायबिलिटी है। और जब लायबिलिटी बढ़ती है, लायबिलिटी क्यों है भैया? क्योंकि मैंने पेमेंट नहीं की ना, मुझ पर ऑब्लिगेशन है, आज नहीं तो कल करूंगा, पर जरूर करूंगा, वरना दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट पर होती है, ये एक लायबिलिटी है। और एक्सपेंस क्यों है? क्योंकि उस व्यक्ति ने आपके लिए काम तो कर दिया ना, आपने पैसे नहीं दिए पर काम तो कर दिया। वेरी सिंपल। अब बारी आती है इसके आगे की, कि मान लीजिए आपने किसी को पेमेंट कर दी, मान लीजिए आपने किसी को पेमेंट कर दी, लेट सपोज यहां पर तारीख है 1/10/21, ठीक है, 1/10/21, और आपने 30/9/22 तक की पेमेंट कर दी। ठीक है, 30/9/22 तक की पेमेंट आपने कर दी। तो ये जो एरिया है यहां से लेकर यहां तक का एरिया, ये पूरे एरिया की पेमेंट कर दी। लेट सपोज आपने 1200 पेमेंट कर दी, यानी पर मंथ 100 रुपए के हिसाब से आपने पेमेंट कर दी। ठीक है, लेकिन आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट कहां क्लोज हो जाएगी? यहां पर क्लोज हो जाएगी, है ना, ये पूरा यहां तक है ना, मैं ये बना दिया है। ठीक है, तो यहां पर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होगी। तो भैया 1200 रुपए की आपने पेमेंट की होती है, तो जब पेमेंट आप करते हो तो एंट्री यही कर देते हो, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, 1200 आपने ये एंट्री कर दी। ठीक है, पर अब आपको पता चला कि भैया ये जो एंट्री मैंने कर दी ये गड़बड़ हो गई है, क्योंकि ये यहां तक चलेगी। आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं इसको यहां से हटा ही देता हूं। ठीक है, यहां तक कर देता हूं ये, ताकि आपको ध्यान रहे कि ये यहां तक की है। ठीक है, ये पूरा यहां तक का है ना, ये पूरा बॉक्स है। तो यानी कि ये जो 1200 है, इसमें आपके, ये जो 1200 है इसमें आपके 600 तो इस ईयर से रिलेटेड है और बाकी 600 इस ईयर से रिलेटेड है। अब ये किस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आता है ये भी आपको बताना है, जितने भी लोग सीरियस है, क्योंकि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आप कर चुके होंगे। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंतर्गत ये किस प्रिंसिपल के अंतर्गत आता है कि भैया ये 600 है तो ये इधर आएगा, और ये 600 जो है इसकी आप पेमेंट कर चुके हो। अब आप क्या करोगे? तो बहुत सिंपल है, किसी को आपको 10,000 रुपए देने थे, 12,000 दे दिए, तो अब आप क्या करोगे? 2,000 वापस, है ना। आपको किसी को 10,000 रुपए देने थे, आपने गलती से 12 दे दिए, 2 वापस लोगे। ठीक है, अब यहां क्या होता है कि यहां पर हम इनसे पैसे वापस नहीं लेते, क्योंकि भैया सर्विस पूरे 1 साल के लिए, इसका एग्जाम्पल सबसे बेस्ट होता है इंश्योरेंस, कि जब आप इंश्योरेंस कराते हो तो पूरे साल का कराते हो, तो आप पैसे वापस नहीं लोगे, लेकिन आपके पास इस एरिया में, आपके पास इस एरिया में हक आ गया, हक, कि भाई देख इंश्योरेंस कंपनी, मैंने पैसे पे कर दिए हैं 30/9/2022 तक के, तो तब तक मुझे सर्विस मिलनी चाहिए। मेरा अगर एक्सीडेंट हो गया या जिसके लिए भी आपने इंश्योरेंस कराया, अगर वो घटना घट गई तो पैसे देने पड़ेंगे। तो इन पे लायबिलिटी है, मगर इस डेट पे क्या करें? 31 मार्च 2022 को क्या करें? तो ऐसे में मुझे ये खर्चे को रिवर्स करना पड़ता है, क्योंकि ये खर्चा इस ईयर से रिलेटेड नहीं है। कॉन्सेप्ट आप कमेंट में बताएंगे तो पता भी चल जाएगा, यहां तक पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कि कौन से कॉन्सेप्ट के अंतर्गत ये बात हो रही है। अब भैया जी वापस तो लेने हैं, तो क्या करें एंट्री? तो भैया वापस यानी कि एक्सपेंस डेबिट है। मैथ्स की क्लास तो है नहीं कि काटा, इसको काट के यहां 600 कर दे, नहीं। हमारी अकाउंटेंसी की क्लास में क्या होता है, अगर डेबिट ज्यादा किया तो जितना भी ज्यादा किया उतना ही क्रेडिट कर दो। तो भैया 600 इससे हैं, 600 प्रीवियस नेक्स्ट ईयर के हैं, तो भैया यहां पर टू एक्सपेंस लिख दो, क्योंकि भैया खर्चा वापस लेना है 600 रुपए। यही खर्चा जब हम अगली साल आएंगे यहां पर आ जाते हैं, तो ये फिर वापस रिवर्स हो जाता है, वापस रिवर्स हो जाता है, बस बात खत्म। तो अब ऊपर क्या लिखे भैया? तो देखिए आपके पास क्या आया? साडा हक एथेरक, हक आया आपके पास, राइट्स, हक। मैंने क्या बताया था? जब भी आपका किसी पर हक है, आपका राइट है किसी पर, तो वो क्या होता है? बताया था शुरू में ही, एसेट होता है। अब पर इसका नाम क्या दें? तो इस एसेट का नाम इन्होंने बोला कि भैया आपको बोलना है कि आपने प्रीपेड किया है ना, तो प्रीपेड बोल दो, बस सिंपल प्रीपेड एक्सपेंस कर दो। तो यानी कि प्रीपेड वर्ड कब लगता है? प्रीपेड वाला लगता है जब मैंने किसी को जल्दी पेमेंट कर दी, पहले पेमेंट कर दी, उसने अभी मुझे पूरी सर्विस नहीं दी है, तो जो सर्विस नहीं दी वो आप बाद में लोगे। तो बस इतना सा पॉइंट है, तो ये हो गया हमारा एक्सपेंस, खत्म। इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सिंपल एक्सपेंस। अब बारी आती है आगे बढ़ने की, अब बारी है कैपिटल की। तो अब अगर आप कैपिटल पे जाओगे तो ये तो बहुत ही सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। जो भी ओनर फर्म के अंदर लेकर आया, बिजनेस के अंदर लेकर आया, वो कैपिटल कहलाएगा। तो अब देखिए कुछ भी लाया, मान लीजिए वो कैश लाया, तो कैश, अभी ये मेरी फर्म है, यानी ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस है, और ये हमारे प्यारे से कॉमियंस है मुस्कुराते हुए। ठीक है, ये हमारे प्यारे से कॉमियंस है
मुस्कुराते हुए। अब ये यहां से कैश ले आए, फिर इन्होंने सोचा यार फर्नीचर भी तो घर पे रखा हुआ है, किसी काम का नहीं है, ज्यादा मेहमान नहीं आते, इसको भी बिजनेस में ले चलो, या कुछ भी यहां से लेते जा रहे हैं। ठीक है, तो जब भी कुछ भी लाएंगे तो बिजनेस के पास कैश क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फर्नीचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जो भी एसेट वो ला रहे हैं सब इंक्रीज हो रहा है। और जब भी ओनर कुछ लेकर आता है तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। और मेरी कैपिटल भी तो इंक्रीज हो रही है ना। अभी तक जब तक ये कुछ नहीं लाए थे तो जीरो कैपिटल, जीरो एसेट, जीरो सब कुछ। लेकिन जैसे ही ये कुछ ले आए तो मेरा कैश बढ़ गया, मेरा फर्नीचर बढ़ गया, तो मेरी कैपिटल भी तो बढ़ गई। पर कैपिटल क्या है, एक लायबिलिटी है। तो जब कैपिटल बढ़ती है भैया, कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट, कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट, एसेट बढ़ते हैं तो डेबिट। बस, तो एंट्री क्या हुई, खुद से बोल दो ना यार, एंट्री क्या हुई, क्या हुई, क्या हुई। तो वेरी सिंपल, यहां पर आपकी एंट्री आ जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। या मान लीजिए फर्नीचर, जितने भी एसेट आएंगे वो सारे हो जाएंगे डेबिट, है ना, क्योंकि वो सब आ रहे हैं बिजनेस के अंदर। टू 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 टू, ये सब कैपिटल है तो कैपिटल आपकी क्रेडिट। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जब कोई पार्टनर लेकर आता है तो कैपिटल कहलाती है, लेकिन जब कोई पार्टनर लेकर जाता है, जब कोई पार्टनर लेकर जाता है तो वो ड्रॉइंग्स कहलाता है। तो अब आप खुद से समझ जाओगे ड्रॉइंग्स की एंट्री क्या होगी। थोड़ी सी एनालिटिकल थिंकिंग लगाइए, वेरी सिंपल, कि भैया अगर ला रहा है तो डेबिट है एसेट, ले जा रहा है तो क्रेडिट है। अब लेकिन यहां गुड्स भी ले जाता है वो, है ना, क्योंकि मोस्टली क्या होता है बिजनेस में, कुछ सामान बना तो भैया श्रीमती जी ने या बच्चों ने, है ना, चुनमुन ने कुछ मांग लिया तो भैया वो कहा बाहर में खरीद के किसी और को प्रॉफिट देंगे, अपने ही यहां से उठा लाते हैं, अपने ही यहां से उठा लाते हैं। तो कई बार वो गुड्स ले जाता है। जर्नल एंट्री के चैप्टर में गुड्स जब भी लेकर जाएं तो परचेज वर्ड यूज होता है, जब गुड्स बेचते हैं तो सेल वर्ड, जब भी आप कुछ चीज खरीदते हो तो परचेज वर्ड, तो जब आप बना बनाया माल लेकर जा रहे हो तो वहां पर परचेज वर्ड यूज होता है। तो वेरी सिंपल है कि अगर भैया वो कैश ले जाएगा, अगर वो कैश ले जाएगा तो भैया ड्रॉइंग्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। भैया ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है भैया, इसका क्या रूल है। तो देखिए ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि ड्रॉइंग्स कैपिटल से माइनस होती है। आपने 1 लाख रुपए लगाए बिजनेस में, अब आप 20,000 ले गए तो अब आपके कितने पैसे बचे, 80,000 ना। तो कैपिटल कम हो रही है, कैपिटल रिड्यूस होती है तो कहां होती है, डेबिट में। बस इसका नाम क्या है, ड्रॉइंग्स है, क्योंकि ये अलग ट्रांजेक्शन है तो अलग नेम दे दिया, इसलिए ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। टू टू टू। अब अगर मान लीजिए वो कैश ले गया तो आपका कैश गिर गया, कैश एक एसेट है ना, डिक्रीज हुआ तो कैश क्रेडिट। अगर मान लीजिए गुड्स ले गया तो टू परचेज वर्ड यूज होता है यहां पर। अगर मान लो भैया हम हमारे यहां से फर्नीचर ही ले गए, तो ऑफिस में फर्नीचर रखे हुए थे, पुराने से हो गए थे, तो चलो घर पे ले जाते हैं, तो भैया घर पे ले गया तो फर्नीचर यहां, तो जो भी एसेट ले गया भैया क्रेडिट, और ड्रॉइंग्स हमारा डेबिट। वेरी सिंपल, बस। तो ये हमारा कैपिटल हो गया। अब बारी लायबिलिटी की है, तो चलिए लायबिलिटीज को समझते हैं। अब लायबिलिटीज के केस में क्या क्या होता है, तो बहुत सारे नाम होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सिंपल सिंपल अगर आप देखोगे तो आपने लोन ले लिया, आपने किसी के डिबेंचर खरीद लिए, है ना, या फिर मान लीजिए बिल्स पेबल का नाम आ गया, या फिर मान लीजिए क्रेडिटर का आ गया। तो क्रेडिटर तो परचेज के केस में बनता है, मैं अभी गुड्स की एंट्री कराऊंगा तब बताऊंगा। बेसिक बेसिक ये है हमारे पास। तो जब भी लायबिलिटी बढ़ेगी, तो जब भी लायबिलिटी बढ़ेगी तो कहां जाएगी, क्रेडिट साइड। वेरी सिंपल। तो जो भी चीज है, टू, अगर आपने लोन लिया तो लोन, अगर डिबेंचर हुआ तो डिबेंचर, अगर बिल्स पेबल है तो बिल्स पेबल, अगर क्रेडिटर है तो क्रेडिटर, जो भी वजह है वो यहां पर आ जाएगी आपकी डेबिट साइड। अगर भैया आपने लोन लिया तो बैंक आपके पास आएगा, तो बैंक, है ना, लोन अगर आप ले रहे हो तो बैंक से लोन ले रहे हो, तो या तो आपका कैश बढ़ेगा या तो बैंक बढ़ेगा। तो बैंक बढ़ा तो बैंक, कैश बढ़ा तो कैश। यही डिवेंचर के केस में है। डिवेंचर हालांकि आप 12th में पढ़ोगे, नॉर्मली समझ लीजिएगा कि पैसे आ रहे हैं। देन उसके बाद बिल्स पेबल। बिल्स पेबल कब इशू होता है ये पता होना चाहिए, टर्म्स की नॉलेज जरूर होनी चाहिए। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वन शॉट में भी हमने डाला हुआ है, प्लीज आप वहां से चेक कर सकते हो। जब आप किसी बिल पे पेमेंट करते हो तो जो क्रेडिटर होता है ना, वो ही आपको बिल इशू करता है। तो ऐसे केस में आपका क्रेडिटर कम हो जाता है और बिल्स पेबल बढ़ जाता है। ठीक है, तो मैं अभी एक नॉर्मल एंट्री बता रहा हूं, तो इसलिए अपन ने ये नॉर्मल एंट्री कर दी है। तो ये बिल्स पेबल और क्रेडिटर को अभी थोड़ा हटा देते हैं। ठीक है, तो जब भी आप लोन लोगे या कुछ भी करोगे तो ये यहां पर आएगा। ठीक है, क्योंकि बेसिक एंट्रीज कर रहे हैं हम, तो बेसिक एंट्रीज में ये काफी सिंपल है। अब ये तो तब है जब आपने लोन लिया, लोन टेकन। अब मान लीजिए आप भैया लोन की चुकाई भी तो करोगे, है ना, यानी लायबिलिटी की पेमेंट भी करोगे। तो अगर मान लीजिए रीपेमेंट ऑफ लोन हो रहा है तो क्या होगा, एक नॉर्मल नॉलेज लगा दीजिए, एक नॉर्मल नॉलेज लगा दीजिए, बस एक नॉर्मल एनालिटिकल थिंकिंग लगा दीजिए कि लोन टेकन है तो ये एंट्री है भैया, लोन चुकता होगा तो भैया अगर आपने किसी से 1 लाख रुपए उधार लिए थे, उसको 50 चुका दिए, तो उधार कितना बचा,
50 का बचा, यानी लायबिलिटी कम हुई, लायबिलिटी डिक्रीज हुई तो डेबिट साइड, तो यानी कि भैया जी इसको कहां लिखेंगे, लोन अकाउंट डेबिट लिखेंगे। कहां लिखेंगे, लोन अकाउंट डेबिट लिखेंगे या डिवेंचर अकाउंट डेबिट लिखेंगे। अब आपने किया क्या, या तो कैश चुकाया होगा या तो बैंक, तो भैया कैश अकाउंट। अच्छा 11th में वैसे तो नॉर्मली ये नहीं होता, लेकिन क्योंकि बड़ी क्लासेस में कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए आपको किसी को उधार चुकाना था, आपने अपने फर्म के एसेट चुका दिए, तो फिर है ना, कैश ना देने के बजाय आपने क्या किया, फर्नीचर ले गए, मशीनरी ले गए, तो क्या करेंगे भैया, लोन अकाउंट डेबिट, मशीनरी लिख दो यहां पर। लो, अगर कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो यही तो पॉइंट है ना कि मेरा लोन चुकता हो रहा है, लोन चुकता हो रहा है तो लोन कम हो रहा है तो डेबिट, क्या चीज जा रही है, वो क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, वेरी सिंपल। बस लायबिलिटी की एंट्रीज यहीं तक है, थोड़ा सा बिल्स पेबल और क्रेडिटर का चक्कर है, तो वो अभी अपन परचेज सेल की एंट्री में समझेंगे। ठीक है, चलो भैया जी आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है रेवेन्यू की। रेवेन्यू क्या होता है भैया, रेवेन्यू यानी कि इनकम। इसके अंदर भी 3 एस्पेक्ट्स हैं, इसके अंदर भी क्या है, 3 एस्पेक्ट्स हैं। पहला कि भैया कैश में ही रिसीव हो जाएगा, दूसरा कि भैया अभी तक रिसीव नहीं हुआ, स्टिल ड्यू, और तीसरा कि भैया रिसीव्ड इन एडवांस, यानी कि देने वाले ने पहले ही दे दिया, देने वाले ने पहले ही दे दिया, तो रिसीव्ड इन एडवांस। अब हमारे पास ये कंडीशंस बन रही हैं, क्या होगा भैया, सोचिए, पैसे आए हमारे हो गए, तो कैश मेरे पास आया एक इनकम करने की वजह से। जैसे मैंने मान लीजिए रेंट, अपना मकान है भैया, अपन ने किसी को किराए पे दे दिया, तो मुझे इनकम रिसीव हो रही है, क्यों, क्योंकि मैंने रेंट पर चढ़ा रखा है। तो क्या एंट्री होगी भैया, इनकम रिसीव हो रही है तो कैश मेरे पास आया, अगर चेक के थ्रू आया तो बैंक, है ना, क्योंकि मेरा ये बैलेंस बढ़ रहा है, तो ये हो गया अकाउंट डेबिट। टू, वजह क्या है, रेंट है, तो रेंट या जो भी इनकम है, मैं यहां इनकम लिख देता हूं, कोई भी नाम होगा इनकम का तो वो यहां आ जाएगा, वेरी सिंपल। लेकिन भैया स्टिल ड्यू, इसका मतलब क्या हो भैया, इसका मतलब कि किसी किराएदार ने मेरे घर में रह तो लिया, मैंने सर्विस तो उसको दे दी, मगर पैसे उसने अभी नहीं दिए। मैंने कहा कि चल ठीक है भाई बाद में दे देना, पैसे उसने अभी नहीं दिए, बाद में देगा। तो मेरे पास क्या आ रहा है, एक हक आ रहा है कि भाई मेरी बिल्डिंग में किरायादार है भैया, तुम किरायादार हो, किराया नहीं चुकाया, पूरा महीना इस्तेमाल कर लिया है, तो इसका मतलब कि अब चुकाओ, चुकाओ। तो मेरे पास हक है कि भैया आपको पैसे चुकाने हैं। तो इफ आई हैव अ राइट, आई हैव अ हक, तो वो कहां जाता है, डेबिट साइड। तो यानी कि डेबिट साइड पर यहां पर कुछ आएगा। अब फिर हम रिसर्चर के पास पहुंच गए, रिसर्चर जी जरा बताओ कि अगर मैंने किसी के लिए मेहनत कर ली, काम कर लिया, या किसी चीज पे किसी ने मेरी सर्विस ले ली और मुझे पैसे नहीं दिए, तो क्या करूं। तो उन्होंने कहा ओके, नया वर्ड, तो यहां पर आपके लिए वर्ड यूज होता है एक्रूड। इसीलिए ध्यान रखिएगा, कई लोग इनकम और एक्सपेंस में कंफ्यूज करते रहते हैं कि भैया क्या एक्रूड वर्ड वहां भी यूज कर लूं, एक्रूड एक्सपेंस लिख दूं, तो नहीं। इसका बेसिक डिफरेंस ये है कि जैसे रेंट ही है, तो रेंट पेड भी होता है, रिसीव्ड भी होता है। आपको कैसे पता चलेगा कौन सा रेंट रिसीव्ड वाला है, कौन सा पेड वाला है, हाँ ये जरूर है क्योंकि डेबिट और क्रेडिट का चक्कर होता है, लेकिन अगर नहीं लिखा तो, इसीलिए भैया इनकम के केस में एक्रूड वर्ड यूज होता है। तो एक्रूड रेंट, क्यों, क्योंकि मेरे पास एक हक आ गया, एक्रूड रेंट, कि भैया आपने मेरे पैसे नहीं दिए हैं, बिल्डिंग में रहे हो पूरे 1 महीने, भैया पैसे दे देना, तो मेरे पास एक हक है, और जब भी हक है यानी वो एसेट है, तो भैया एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट। अब टू रेंट, एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि इनकम तो आपकी हो गई ना भैया, इनकम कैसे हो गई, पैसे तो मिले नहीं। अरे अरे मोहन प्यारे, अभी अभी तो बताया था, अगर आपके मन में ये डाउट आया है तो, है ना, कि भैया अगर ये एक्सपेंस का केस है तो यही केस इनकम के लिए भी तो है, कि अगर किसी ने आपकी सर्विस ले ली, पैसे नहीं दिए, पर आपने तो अपना पूरा काम किया ना, आपने तो पूरा वो काम किया जिसकी वजह से इनकम होनी चाहिए थी, तो आपकी इनकम पूरी गिनी जाएगी, भले ही पैसे मिले चाहे ना मिले। यहां पर पैसा मिलना ना मिलना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका सर्विस देना या सर्विस लेना इंपॉर्टेंट है। अगर सर्विस ली है तो भैया एक एक्सपेंस है, अगर सर्विस दी है तो एक इनकम है, तो इसीलिए इनकम बुक होगी और इनकम क्रेडिट होती है। तो लीजिए यहां पे आ गया क्रेडिट साइड पे। अब गड़बड़ कहां होगी, फिर वही वाला पॉइंट है कि भैया अगर मुझे मान लीजिए इनकम होनी थी और किसी ने, अब मैं इंश्योरेंस कंपनी वाला हूं, ये इंश्योरेंस कंपनी वाला, पहले मैंने इंश्योरेंस कराया था, अब मैं खुद इंश्योरेंस कंपनी वाला हूं, तो भैया मेरी बुक तो यहां पर क्लोज हो जाएगी, है ना, क्लोज हो जाएगी, लेकिन मुझे पैसे यहां तक के मिले हैं, तो मेरे ऊपर क्या एक ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म है, ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म, कि यार सामने वाले ने पैसे दिए हैं 30 सितंबर तक, मुझे इसको पूरा करना है। पर क्या ये मेरी इनकम में काउंट होना चाहिए, नहीं, क्योंकि ये तो अकाउंटिंग पीरियड ही अलग है, किस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत है आप बताओगे, है ना, ये तो अकाउंटिंग पीरियड ही अलग है, तो ये मेरी इनकम में इस साल काउंट नहीं हो सकता, इस साल काउंट नहीं हो सकता, तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा।
तो भैया एक्सपेंस के केस में जब हटाया था तो क्या किया था, उल्टा, है ना। इनकम के केस में भी यही होगा, उल्टा। यानी कि रेंट जो क्रेडिट थी अब डेबिट हो जाएगी कि भैया मैंने 1200 का जो कर दिया है अब मुझे उसको हटाना पड़ेगा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहां पर रेंट अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। टू, अब मेरे ऊपर एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ती है तो कहां होती है, लायबिलिटी बढ़ती है तो कहां होती है, क्रेडिट साइड पे, बस। तो टू, लायबिलिटी के लिए हमारे पास यहां क्या आ जाएगा, रिसीव्ड इन एडवांस, ये वर्ड आ जाता है रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, यहां रेंट लिख दे रहा हूं मैं। या फिर आप एक और वर्ड यूज कर सकते हो, अनअर्न्ड, जिसको अर्न नहीं किया अभी आपने, पैसा तो आपको मिल गया पर अभी आपने उसके लिए मेहनत नहीं की, खून पसीना नहीं बहाया, ठीक है। इसलिए लोग कहते हैं ना कि तुक्के से जीता हुआ माल आपकी मेहनत का माल नहीं होता, इसीलिए फुर्र हो जाता है। जब आप मेहनत से कमाते हो ना तो उसकी खुशी अलग होती है, समझ रहे हो। तो बस इसको अप्लाई भी करना है। तो भैया ये है हमारे पास केस रेवेन्यू का। तो हमने एसेट समझ लिया, एक्सपेंस समझ लिया, लायबिलिटी समझ लिया, रेवेन्यू समझ लिया, कैपिटल और ड्राइंग भी समझ लिया। अब एक पॉइंट होता है जो थोड़ा सा अलग होता है, वो है परचेज और सेल का पॉइंट। यानी कि भैया परचेज वर्ड यूज कब करते हैं और सेल वर्ड यूज कब करते हैं, तो इसको थोड़ा समझिए। परचेज, सबसे पहली बात कि आप जिस चीज का बिजनेस कर रहे हो, यानी कि ये जो है ये गुड्स के साथ वर्ड यूज होता है। यानी कि क्या भैया, गुड्स गुड्स बोले तो, हालांकि अगर आपके अकाउंटिंग टर्म क्लियर है तो आप समझ रहे होंगे, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि मान लीजिए आप मशीनरी का बिजनेस करते हो, मशीनरी खरीदना बेचना ही आपका कर्म है, तो फिर मशीनरी एक गुड्स है। अगर आप सुई का बिजनेस करते हो, सुई बेचना खरीदना आपका कर्म है, तो सुई एक गुड्स है। अगर आप किसान हो, सब्जी बेचना आपका है, तो सब्जी एक गुड्स है। अगर मान लीजिए आप दाल चावल बेच रहे हो तो दाल चावल एक गुड्स है, समझ रहे हो। पेन कॉपी बेच रहे हो तो पेन कॉपी एक गुड्स है। यानी जिस भी चीज का आप बिजनेस कर रहे हो, आप एक लोहार हो, लोहा बेचते हो, तो आपके लिए लोहा एक गुड्स है, एसेट नहीं है, गुड्स है। अगर आप फर्नीचर वाले हो और आप फर्नीचर बेचते खरीदते हो, तो जो भी फर्नीचर आप बेच खरीद रहे हो वो आपके लिए गुड्स है। तो भैया जी जब भी गुड्स की बात होगी तो परचेज वर्ड आएगा। अब बताइए मैंने अगर परचेज किया तो परचेज सबसे पहले तो मैं किस में करूंगा भैया, परचेज अगर मैंने किया, ठीक है, परचेज अगर मैंने किया तो भैया कैश में या उधार में। तो बहुत सिंपल है, परचेज मेरे लिए क्या होगा, जब भी मैं कोई चीज परचेज कर रहा हूं तो पैसे दे रहा हूं या तो पैसे नहीं दे रहा, तो परचेज मेरे लिए एक एक्सपेंस है। हालांकि इसका प्रोडक्ट बनाकर मैं बाद में बेचूंगा, तो परचेज मेरे लिए क्या हो गया, एक एक्सपेंस हो गया। और जब भी एक्सपेंस बढ़ता है तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, वेरी सिंपल, डेबिट। टू, अगर आपने कैश दिया तो कैश, इसीलिए बताते ना एसेट और एक्सपेंस जब भी बढ़े तो डेबिट होए। तो देखिए अगर आपको एसेट की एंट्री याद आ रही होगी तो एसेट अकाउंट भी तो डेबिट था, टू, पे किया तो कैश, अगर चेक के थ्रू तो बैंक, अगर पे नहीं किया तो यहां पर एक और टर्म है जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मैं बाद में बताऊंगा, वो है क्रेडिटर। कि अगर आप किसी को पैसे पे नहीं कर रहे तो वो पर्सन आपका क्रेडिटर बन जाता है, और आप चाहो तो पर्सन का नाम भी यहां लिख सकते हो, जो भी नेम गिवन होगा। वेरी सिंपल, बस खत्म परचेज की एंट्री, इतनी सी ही थी। अगर कैश में पे किया तो परचेज टू कैश, अगर चेक से तो परचेज टू बैंक, अगर भैया उधार पे तो परचेज टू क्रेडिटर, वेरी सिंपल। अब पॉइंट क्या आता है भैया, अब पॉइंट आता है कि भैया बिल्स पेबल क्या होता है, मैं उसको भी यहीं बता दे रहा हूं आपको। तो भैया अगर आप किसी को सामान उधार पर बेच रहे हो तो परचेज टू क्रेडिटर। अब क्रेडिटर कहेगा कि भाई देख तेरा भरोसा नहीं है यार, तू इस बिल पे साइन कर दे कि तू पेमेंट करेगा, तो बिल्स पेबल। अब क्रेडिटर ने आपसे साइन करवाया, तो अगर बिल्स पेबल की केस को देखा जाएगा, अगर बिल्स पेबल के केस को देखा जाएगा तो बिल्स पेबल कब होता है, बिल्स पेबल कब होता है, बिल्स पेबल कब होगा, जब एक क्रेडिटर आपसे कहेगा कि भाई तू साइन कर दे। तो क्रेडिटर से मैं कहूंगा अगर तू मुझसे यहां साइन करवा रहा है तो ये बिल पे करूंगा, तो तुझे अपनी बुक से हटाऊंगा, तुझे अपनी बुक से हटाऊंगा। तो क्रेडिटर कहां पर है, क्रेडिट साइड पर है, अपनी बुक से हटाना। यानी कि जब भी बिल्स पेबल बनता है तो क्रेडिटर आपकी बुक से हटता है, तो क्रेडिटर अकाउंट हो जाता है डेबिट, क्रेडिट अकाउंट हो जाता है डेबिट। टू, एक नई लायबिलिटी खड़ी हो गई बिल्स पेबल की, तो ये है नई लायबिलिटी बिल्स पेबल की। अब भैया जब मैं इस पे पेमेंट करूंगा तो वो मैंने आपको यही समझाया था, मैं फिर से दिखा देता हूं आपको, ये रहा। अगर मान लीजिए आपने बिल्स पेबल किया है तो भैया जी यहां पे डेबिट थोड़ा हटा दूं, मैं फिर से कर दे रहा हूं इसको, तो फिर आपने कुछ नहीं करना, बिल्स पेबल। अगर आप क्रेडिटर को पेमेंट करते तो क्रेडिटर, जिसको भी आप पेमेंट करेंगे, अगर आप क्रेडिटर को सीधा कैश पे करते तो यहां क्रेडिटर आता। अगर आप क्रेडिटर को बिल्स पेबल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो एक एंट्री यहां पर क्रेडिटर टू बिल्स पेबल आ जाएगी, फिर आपको बिल्स पेबल पे पेमेंट करनी पड़ेगी। तो भैया यहां पे एंट्री बिल्स पेबल टू कैश बैंक जो भी है।
अगर भैया मैं इनको मशीनरी दूं तो क्या ये एंट्री कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो सर। लॉजिक यही है कि आपने किसी क्रेडिटर को जिससे उधार लिया था उसको मशीनरी दे दी, तो मशीनरी आपके पास से गई, मशीनरी एक एसेट है क्रेडिट साइड, और क्रेडिटर भी कम हो गया क्योंकि आपने मशीनरी पे कर दी, तो क्रेडिटर एक लायबिलिटी है तो डेबिट साइड पर। बस इतनी सी ही बातें हैं, ठीक है। तो पेमेंट करते वक्त तो एंट्री यही होती है, बस बिल्स पेबल की एक अलग एंट्री होती है जो मैंने आपको यहां पर बता दी कि क्रेडिटर कम होता है और बिल्स पेबल बढ़ता है, ठीक है। ये तो भैया परचेज का केस हो गया। अब यहीं पर एक आता है सेल का केस। परचेज के बाद किसकी बारी आती है? सेल की बारी आती है। सेल, अब सेल क्या होता है भैया? तो जाहिर सी बात है, जब मैंने आपसे कहा कि आप मशीनरी खरीदते हो, मशीनरी बनाने के लिए जो इक्विपमेंट खरीद रहे हो परचेज है, मशीनरी बन जाने के बाद जो बेच रहे हो वो भी तो गुड्स है, तो यानी कि सेल भी गुड्स का ही होता है, ठीक है। सेल भी गुड्स का ही होता है, बस ये क्या होता है? फिनिश गुड्स होता है, एकदम तैयार है, पका पकाया बाजार में बेचने के लिए। तो जैसे कि कार, हालांकि इस पे हमने एक शॉर्ट भी डाला हुआ है, अगर आप लोग देखना पसंद करते होंगे आप शॉर्ट देखिए, उसमें मैंने पूछा हुआ है कि भैया 15 कार है, एक कार ये वाली है, एक कार ये वाली है, बाकी 13 कार। तो इससे क्या होता है ना कि कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो जाते हैं और आप कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ में अप्लाई कर पाते हो। 11th में होंगे या आप 12th में होंगे तो आपको लग रहा है बस यार पढ़ाई करके मार्क्स ले आए, बस आगे बढ़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप बड़ा विजन बनाइए और बड़े विजन के लिए छोटी छोटी बातें आना जरूरी है, तब आपको समझ में आएगा। वरना 11th 12th में क्या होता है, मार्क्स आते हैं, आदमी संतुष्ट हो जाता है, खुश हो जाता है। खास कर ये एवरेज क्लास वालों की प्रॉब्लम है। एवरेज क्लास की प्रॉब्लम ही यही है कि वो संतुष्ट बहुत जल्दी हो जाता है, तो बड़ा अचीव नहीं कर पाता। और मैं आपसे चाहता हूं, क्योंकि हमारी तो लाइफ है, हम आपको बनाने में लगा रहे हैं, लेकिन आप अगर बनेंगे तो अच्छा लगेगा। वरना तो सभी अच्छे होते हैं, सभी प्यारे होते हैं, सब फूल की तरह ही होते हैं, लेकिन अगर कुछ बड़ा करेंगे तो कुछ बड़ा हो पाएगा, आप लोगों की मदद कर पाएंगे, ठीक है। चलिए एक थॉट के साथ अब शुरू करते हैं फिर से। तो सेल किया मैंने भैया, मैंने अपने यहां से मशीनरी बेच दी भैया, मैंने अपने यहां से सुई बेच दिया भैया, भैया मैंने ना अपने यहां का फर्नीचर बेच दिया भैया, मैं कारपेंटर हूं तब, अदरवाइज वो एसेट में चला जाएगा, है ना। तो भैया मैं कारपेंटर हूं, मैंने बेच दिया भैया, मैं ना एक कार का डीलर हूं, मैंने कार बेच दी, बुगाटी बेच दी भैया। अब क्या एंट्री करूं? तो बुगाटी आपका क्या है? गुड्स है, आप उसको बेच रहे हो तो टाटा बाय बाय हो रहा है वो, तो टाटा बाय बाय होने के बाद पैसा आपके पास आ रहा है ना कहीं सेल इनकम के लिए की जा रही है। तो भैया जी सेल आपके लिए क्या हो गई? इनकम, और इनकम आती है तो कहां जाती है? क्रेडिट साइड पर। तो टू सेल्स, अब ऊपर क्या जाएगा? तो भैया या तो आपको कैश मिलेगा या तो आपको बैंक मिलेगा। भैया इन दोनों में से कुछ नहीं मिला, उधार में सेल हो गई, उसने कहा कि बाद में पैसा दूं, तो ना बेचूं क्या? बेचो यार, उसको डेटर बोल दो। कई बार बिजनेस में उधार लेना पड़ता है, कोई बात नहीं, तो डेटर अकाउंट, ये सब क्या हो गए? डेबिट टू सेल्स। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। भैया इसी में एक केस आता है डेटर के पॉइंट में कि भैया अगर मान लीजिए कि भैया क्रेडिटर बनता है तो उसको यकीन नहीं होता, तो वो एक बिल पे साइन करवाता है और लायबिलिटी हो जाती है बिल्स पेबल के नाम की, तो बिल्स पेबल क्रेडिट और हमारा क्रेडिटर गायब हो जाता है, ठीक है। क्या डेटर में ऐसा नहीं होता कि अगर मान लो भैया डेटर मुझे भरोसा नहीं है तो मैं उस पर बिल साइन करा दूं? तो अब देखिए यहां पर आप बिल साइन करा रहे हो डेटर से, तो यानी उस बिल पे पैसे आपको रिसीव होंगे। यहां पर क्रेडिटर आपसे साइन करवा रहा था तो आपको पेमेंट करनी थी, तो लायबिलिटी थी। यहां पर एक डेटर से आप साइन करवा रहे हो, यानी कि आपको उस बिल पे पैसा रिसीव होगा, एक हक है, पैसा रिसीव करने का एक हक है, यानी हक मतलब एसेट। तो ऐसे केस में अगर बिल रिसीवल का पॉइंट बनता है तो आपके लिए बिल रिसीवल आ रहा है तो बीआर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बीआर अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि एक एसेट है। टू, क्योंकि अब आपका डेटर खत्म हो जाएगा, डेटर कहेगा भाई मेरा नाम अपनी बुक से हटा, क्योंकि तूने तो बिल पे मेरे से साइन करवा लिया, तो इस बिल पे तेरे को पैसे मिलेंगे, तो डेटर का नाम हट जाएगा। और हमारे यहाँ अकाउंटिंग चलती है, हम मैथ्स नहीं है कि डेटर को यहां से ऐसे मिटाएंगे या पेन से मिटाएंगे, हम डेटर को यहां डेबिट किए थे अब यहां क्रेडिट कर देंगे। वेरी सिंपल, ये बीआर का केस है। फिर बीआर पे पैसे भी रिसीव होंगे, है ना, बाद में रिसीव तो होंगे ना उस बिल पे पैसे, तो उसकी हमने एसेट में एंट्री कर रखी है। आप देखिए ये रहा कि जब हमें पैसे रिसीव होंगे तो कैश या बैंक या पर्सन का नाम, हालांकि यहां पे पर्सन का नाम नहीं आएगा, यहां पे एसेट्स में यहां बीआरबी स्लैश में आप डाल दोगे, जो भी एसेट हो पैसा मिलेगा तो कैश या बैंक, और बीआर या एसेट जो भी होगा वो, खत्म। वेरी सिंपल। तो परचेज सेल कर लिया, उधार में सब में कर लिया। अब कुछ होती हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज, तो उनको देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट एंट्री जो बेसिक जरूरी है वो तो हमें करना ही चाहिए, तो हम इसको करेंगे, ठीक है। चलिए तो एडजस्टमेंट एंट्रीज पे चलते हैं। अब एडजस्टमेंट एंट्री में सबसे पहले एंट्री किसकी करें भैया? तो देखिए सबसे पहले तो भैया एसेट के ऊपर ही एंट्री करते हैं। तो एक टर्म होता है डेप्रिशिएशन, एक टर्म होता है डेप्रिशिएशन, एक टर्म होता है डेप्रिशिएशन।
अब ये जो टर्म है ये क्या कहता है भैया? तो डेप्रिसिएशन कहता है कि एसेट्स की वैल्यू को डिक्रीज करना है, क्योंकि एसेट्स की वैल्यू समय के अनुसार वियर एंड टियर के लिए या पासेज ऑफ टाइम की वजह से डिक्रीज हो जाती है, ऑब्सोलेंस की वजह से डिक्रीज हो जाती है। तो अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो मुझे बताइए वो एसेट कहां जाएगी? एंट्री में डिक्रीज हो रही है, अभी सीखा ना, एसेट कहां जाएगी? क्रेडिट साइड। तो बस सिंपल सी बात है कि भैया टू एसेट्स, अब डेबिट क्या लिखें? टू एसेट्स तो लिख दिया, डेबिट क्या लिखें? तो भैया डेप्रिसिएशन की वजह से एसेट रिड्यूस हो रही है, तो डेप्रिसिएशन कहीं ना कहीं मेरे लिए खर्चा है, डेप्रिसिएशन कहीं ना कहीं मेरे लिए एक नुकसान पैदा कर रहा है, मेरे एसेट्स की वैल्यू को रिड्यूस कर रहा है, तो बस फिर खर्चा है नुकसान डेबिट, तो बस डेप्रिसिएशन ऑन एसेट अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स अकाउंट डेबिट टू एसेट, वेरी सिंपल। अब ये तो भैया एसेट पे लगता है, एक होता है डेटर पे, कि भैया मैंने किसी को सामान उधार पर बेचा, मैंने किसी को सामान उधार पर बेचा। अब जब मैंने सामान बेचा तो उसने मुझे पैसे देने थे, नहीं दिए, क्या करें? गला पकड़ लें? कुछ करें? अब अकाउंटिंग में तो ऐसा नहीं कर सकते, लीगली भी ऐसा नहीं कर सकते, वरना आप ही जेल में चक्की पीसिंग होगा। तो अकाउंटिंग में क्या करें? तो फिर हम पहुंचे रिसर्चर, भैया क्या करें ऐसी सिचुएशन में, कुछ बताओ। तो उन्होंने कहा ओके, ऐसे डेटर्स को ना, जैसे गुड पीपल बैड पीपल होते हैं, ऐसे ही डेटर भी बैड होते हैं, तो इसको बैड डेट बोल दो। तो मैंने कहा ठीक है। अब एक डेटर मेरे लिए एसेट है, मुझे उससे 10,000 रुपए चाहिए, पर उसने मुझे सिर्फ 5,000 रुपए दिए। तो अब समझना मेरी बात, ठीक है, बैड डेट की कंडीशन में समझना मेरी बात, कि भैया मुझे चाहिए थे 10,000 रुपए, ठीक है, तो मेरे पास 5,000 रुपए आए, कैश में पास कितना आया या बैंक में पास कितना आया? 5,000। तो कहां जाएगा एंट्री में बताइए? अगर मेरे पास कैश या बैंक आया तो कहां जाएगा? तो कैश या तो बैंक हमारा बढ़ेगा, तो ये अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितने से? 5,000 से। अब मेरा जो डेटर है वो पूरा 10,000 का है, तो मैं तो उससे 10,000 रुपए मांगना चाहता हूं, लेकिन मुझे पता चला कि भैया वो इंसॉल्वेंट हो गया, भैया फुर हो गया, मिल नहीं रहा। अब क्या करें? तो डेटर मेरा 10,000 का है, तो मेरा डेटर पूरा का पूरा खत्म हो गया, क्योंकि मैंने तो डेटर गई भैंस पानी में, गया डेटर सुनामी में, ऐसा कहना नहीं चाहिए भगवान, राइम बनाने के लिए बोला मैंने, ठीक है। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि भैया डेटर तो 10,000 का फुर खत्म हो गया, पर मिले सिर्फ 5,000 रुपए। तो अब क्या करें? एक नॉर्मल थिंकिंग, भैया डेबिट साइड 5 है, क्रेडिट साइड 10 है, डेबिट साइड लिखो। एनालिटिकल थिंकिंग भी यही कहती है, मगर क्यों लिखें ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हमें रिसर्चर्स ने कह दिया कि ऐसी सिचुएशन में ऐसे डेटर को बोल दो बुरा डेटर है। क्या करें, बुरे लोग तो दुनिया में होते ही हैं, तो चलो डेटर भी बुरा है, तो बैड डेप्ट, बैड डेटर नहीं, बैड डेप्ट बोलेंगे, ठीक है। तो बैड डेप्ट अकाउंट, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है, बैड डेप्ट अकाउंट, वेरी सिंपल। अब भैया क्या ऐसा हो सकता है कि कभी डेटर का मन बदल जाए, कभी वो इंसॉल्वेंट था पर अचानक से उसके पास पैसे आ जाएं? क्या कभी ऐसा हो सकता है और वो हमारे पैसे लौटाने की सोचे? क्या ऐसा हो सकता है? होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए अगर डेटर ने पैसे लौटा दिए, मान लीजिए अगर डेटर ने पैसे लौटा दिए, तो अब आप तो इसको बैड डेब्ट मान चुके थे, अब उसने पैसे लौटा दिए, तो पैसे लौटा दिए इसका मतलब बैड डेब्ट रिकवर्ड है ना, बैड डेब्ट क्या हो गया आपका? रिकवर्ड हो गया। तो क्या करें भैया, क्या करें भैया? तो अगर आप किसी चीज को नुकसान समझ चुके होते हो और वहां से आपको पैसे मिल गए, तो कहीं ना कहीं वो एक इनकम है, पैसे आए मेरे हो गए, लौटाने तो है नहीं, पैसे आए मेरे हो गए, यानी कि इनकम है। तो भैया अगर ये इनकम है तो कहां जाएगी? तो जाहिर सी बात है भैया, इनकम है तो बैड डेब्ट क्रेडिट साइड पे जाएगी ना यार। अभी तो नियम बताया है आपने कि लायबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट साइड पे जाए, और ये रेवेन्यू का केस है, बस यहां पे बैड डेब्ट की जगह बैड डेब्ट रिकवर्ड लिखा जाता है। अब भैया डेबिट किसको करें? तो अगर उसने कैश में चुकाया तो कैश, और अगर बैंक से चुकाया तो बैंक, अगर कोई एसेट दे दिया तो एसेट, जो भी दे दिया उसने। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कैश या बैंक चेक ही दे सकता है, वो चाहे तो कोई एसेट दे सकता है, कुछ भी दे दे, जो भी दे दे वो यहां पर डेबिट हो जाएगा, टिन 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 टिन, डेबिट, खत्म बात। तो यानी हमने एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन पढ़ लिया, बैड डेब्ट पढ़ लिया, ठीक है, बैड डेब्ट रिकवर्ड भी पढ़ लिया। अब कुछ और भी एडजस्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि कितने हो गए? 1 2 3 हो गए ना। चलो अब चलते हैं वापस 4 पे। अब कोई और भी एडजस्टमेंट्स होते हैं। फोर्थ एडजस्टमेंट क्या होता है भैया? चलो देखते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है भैया? तो जैसे समझ लीजिए कि आपने चैरिटी कर दी, आपने फ्री सैंपल बांट दिया,
आपने देखा होगा जब नई नई दुकान होती है, जैसे हम अपना ही एग्जांपल लेते हैं ना, दूसरों का क्यों ले, कि जब हमारी नई क्लास आती है तो हम 2-3 क्लास यूट्यूब पे डालते हैं या 7 क्लास फ्री रखते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि हम लोगों को दिखा सकें कि देखिए हम ऐसे पढ़ाते हैं, ऐसा-ऐसा करते हैं, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो आइए, जुड़िए और इस नॉलेज को हमारे साथ बढ़ाइए, है ना? इस जर्नी को हमारे साथ शेयर कीजिए। इन सब सुख-दुख के पलों में जो भी पढ़ाई से रिलेटेड है, वो हमारे साथ बिताइए, है ना? ये हमारी ख्वाहिश है। ऐसे ही बिज़नेस में होता है। आपने देखा होगा कई बार बिज़नेस को 100 साल हो गए होते हैं, 50 साल हो गए होते हैं, 25 साल हो गए होते हैं, तो वो लोग फ्री में कुछ बाँटते हैं। कोई भी नया अगर दुकान खोल रहा होता है तो पहले 100 या 50 ग्राहक को फ्री में खाना खिलाता है। या फिर कहीं पे भी हम जा रहे होते हैं तो हमें लगता है यार ये टेंडर चाहिए, तो हम वहाँ पे जाके, जैसे हमारे यहाँ कैफेटेरिया का सिस्टम है, तो वहाँ पे कोई भी आके अपना खाना पेश करता है कि देखिए खा के देखिए। तो ये जो पेश कर रहा है, हम तो फ्री में खा रहे हैं, बट क्या उसका पैसा नहीं लग रहा? उसका तो पैसा लग रहा है ना। उसका तो वो गुड्स है, क्योंकि वही वो खरीदता बेचता है ना? उसी में वो बिज़नेस कर रहा है। तो यानी कि भैया कई बार चैरिटी में, कई बार फ्री सैंपलिंग में, कई बार चैरिटी, फ्री सैंपल, या आपने देखा होगा कई लोग कंबल डोनेट करते हैं, है ना? तो डोनेशन, इन सब चीजों में आपका गुड्स यहां से फुर होता है। हालांकि आप ये कैश भी कर सकते हो, बट कैश करना अलग पॉइंट होता है। तो गुड्स के केस में ये होता है, ठीक है। अब यही केस है कि भैया कई बार ऐसा भी होता है कि फायर लग गया। मैं एक साथ बता रहा हूं क्योंकि बेसिक एंट्रीज है, ताकि आपको एक ही बार में आ जाए। इन सब में सेम कॉन्सेप्ट है, बस नाम चेंज होते हैं। फायर हो गया या अर्थक्वेक हो गया, ठीक है। अगर आप देखोगे तो इसमें एक रीजन बदल रहा है बस। मैं चैरिटी के रूप में दे रहा हूं, मैं डोनेशन के रूप में दे रहा हूं, मैं फ्री सैंपल के रूप में दे रहा हूं, या मेरा सामान जल गया, या मेरा सामान अर्थक्वेक में डूब गया, या कुछ और हो गया, कुछ भी हो गया, पर मेरा सामान चला गया, मेरा सामान चला गया। तो भैया मेरा सामान चला गया तो इनकी वजह से मुझे लॉस हुआ कि नहीं हुआ? इन सब चीजों की वजह से मुझे लॉस हुआ। तो बस जो भी रीजन है लॉस के, वो डेबिट कर दो। तो ये सारी चीजें डेबिट हो जाएंगी। अगर भैया चैरिटी की वजह से हुआ तो चैरिटी अकाउंट डेबिट, मैं स्लैश स्लैश डालते जा रहा हूं। फ्री सैंपल तो फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट। या फिर भैया फ्री सैंपल नहीं हुआ है, लेकिन भैया हमारा अर्थक्वेक आ गया तो उसकी वजह से सामान चला गया, तो अर्थक्वेक अकाउंट डेबिट। तो जो भी रीजन है, यहां रीजन भी लिख देता हूं मैं ब्रैकेट में ताकि आपको याद रहे। क्या भैया इकट्ठे एक साथ एंट्री कर सकते हैं? नहीं, मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं ताकि छोटे वीडियो में आपको समझ में आ जाए, ठीक है। छोटे वीडियो में आपको सारी बात समझ में आ जाए, इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूं कि भैया चैरिटी तो, फ्री सैंपल तो, अर्थक्वेक तो, फायर तो, जो भी रीजन होगा वो, ठीक है। अब यहां पे टू क्या, गुड्स गया तो परचेज वर्ड, टू क्या, गुड्स गया तो परचेज वर्ड। ड्राइंग में याद है आपको? ड्राइंग्स कहां गए? ड्राइंग्स में मैंने आपको कराया था, ये रहा ड्राइंग्स में, आपको यहाँ पे मैंने टू परचेज लिखा था। अगर आप गुड्स में डील कर रहे हो, गुड्स का नुकसान हो गया तो भैया परचेज। अच्छा भैया अगर कैश का नुकसान हो गया तो, अगर आग लग गई और कैश का नुकसान हो गया तो फायर टू कैश। वेरी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया ये एंट्री होती है, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। अब यहीं पर आ जाता है कि भैया अगर मान लीजिए ये जो केस है चैरिटी, फ्री सैंपल, तो ये तो आपने खुद से बांटे हैं, लेकिन अगर आग लग गई होगी, या भैया अर्थक्वेक आ गया, या कुछ भी फ्लड ब्लड आ गया, तो उसमें भैया हम इंश्योरेंस भी तो कराते हैं। तो यहां पर पहली एंट्री तो देखिए, ये दो तो कॉमन थी इसलिए मैंने एक साथ बता दी। तो अर्थक्वेक रीजन अकाउंट डेबिट, तो जो भी रीजन है वो तो सबसे पहले हो गया, ठीक है। तो इसी को अब समझेंगे हम। इफ इंश्योरेंस, अगर आपने किसी चीज का इंश्योरेंस करा रखा है, हालांकि यहां से जो प्रॉफिट एंड लॉस वाली कंडीशन है वो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैप्टर में देखते हैं, तो वो यहां नहीं कवर कर रहा हूं मैं, लेकिन नॉर्मल एंट्री कवर कर रहा हूं कि अगर मान लीजिए आपने इंश्योरेंस करवा रखा है, तो अब आप क्या करोगे? आपको नुकसान हो गया है, ठीक है, लॉस हो गया, लॉस यहां पे लिखते हैं लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, है ना, क्योंकि नुकसान हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे? इस लॉस के लिए इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएंगे ना। इंश्योरेंस कंपनी, सुनो 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 सुनो, मेरे घर में आग लग गई, या फिर मेरा सामान जल गया है, या फिर अर्थक्वेक आ गया, या फिर फ्लड आ गया, सुनो 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 सुनो, मेरे पैसे मुझे दो। तो यानी कि मैं अपना लॉस इंश्योरेंस कंपनी को दूंगा और उनसे कहूंगा मेरे को पैसे लाओ, मैंने इंश्योरेंस करा रखा है। तो इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर मेरा क्या है? हक आ गया। मेरा क्या आ गया? हक आ गया इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर। तो भैया एंट्री क्या हो जाएगी इसकी? अभी हम नॉर्मल बेस पे कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को बेस लेकर नहीं कर रहे, क्योंकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है, ठीक है। तो इसको सुन लीजिए बस। तो भैया जी अब मैं जाऊंगा, मैं क्या करूंगा? इंश्योरेंस कंपनी को पास जाऊंगा। तो इंश्योरेंस कंपनी मेरे लिए क्या हो गई? अकाउंट डेबिट, क्योंकि अब मेरा इन पर हक आ गया और मैंने अपना लॉस इनको दे दिया। तो लॉस ऑन अर्थक्वेक या फायर, ठीक है, जो भी आप यहां लिखना चाहें, ओके। तो ये भैया ए केस हो गया। लेकिन क्या यहां पे बात खत्म हो जाएगी? नहीं, फिर मैं इंश्योरेंस कंपनी से पैसे भी तो मांगूंगा, तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे पैसे भी देगी। तो भैया यहां पर अब आती है दो कंडीशंस, बी का फर्स्ट
फुली पेड यानी फुली रिसीव्ड लिखूंगा। तो अगर पूरे के पूरे पैसे मिल गए तो मैं क्या कहूंगा भैया, कैश मिला तो कैश, चेक मिला तो बैंक। नॉर्मली इस केस में बैंक ही मिलता है, ठीक है, क्योंकि चेक के थ्रू ही पेमेंट होती है ये सारी। डेबिट टू, अब इंश्योरेंस कंपनी क्या कहेगी, माई बाप आपको पैसे दे तो दिए, अब मुझे टाटा बाय बाय करो, अपना हक मेरे ऊपर से हटाओ। तो जब मैंने इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम किया, इसको क्या बोलते हैं, क्लेम की एंट्री बोलते हैं। जब मैंने इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम किया तो इसको क्या बोलते हैं, क्लेम की एंट्री बोलते हैं कि भाई मेरे पैसे मुझे दो, तो ये क्लेम हो गया। लेकिन अब क्लेम की चुकता हो रही है, तो भैया जो मेरा डेबिट में है वो अब हटेगा ना, कहेगा भैया पैसे चुका तो दिए, अब तो मुझे छुट्टी दो, तो मुझे डेबिट से उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। इंश्योरेंस क्लेम, लेट सपोज ये 1 लाख का था, 1 लाख का था, आपको पूरे के पूरे 1 लाख मिल गए, 1 लाख मिल गए। लेकिन अगर फुली पेड नहीं हुआ तो, फुली रिसीव्ड नहीं हुआ आपको तो, यानी कि बी का सेकंड पॉइंट कि भैया आपको नॉट फुली रिसीव्ड। यानी कि कई बार ऐसा भी होता है, खासकर ये गाड़ियों के चक्कर में होता है कि आपने इंश्योरेंस कराया तो उनका एक पीरियड होता है कि इस पीरियड तक करेगा तो इतना इंश्योरेंस, इस पीरियड तक तो इतना इंश्योरेंस। तो भैया आपने इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कितना किया था, 1 लाख का, तो टू इंश्योरेंस कंपनी। अब इसमें इंश्योरेंस कंपनी गलत नहीं है ना, क्योंकि क्लेम ही आपका कम का बन रहा है, तो 1 लाख। तो इंश्योरेंस कंपनी पे हमने ये वाली तो कॉमन एंट्री होती है, ये जो एंट्री है ये कॉमन है, लॉस क्लेम करने की एंट्री तो ये कॉमन होती है ना, ये कॉमन एंट्री है। उसके बाद ये वाली एंट्री होगी, फिर अगर फुली रिसीव्ड हो गया तो, अगर फुली रिसीव्ड नहीं हो रहा पैसा तो ये वाली एंट्री होगी। अब इसमें होगा क्या, टू इंश्योरेंस कंपनी है ना, तो इंश्योरेंस कंपनी ने तो कहा भैया देखो 1 लाख का लोन आपने मांगा था बट क्लेम हम इतना ही दे पाएंगे, लेट सपोज 80,000 दे पाएंगे। तो भैया मेरे पास कितना कैश और कितना बैंक आया, 80,000। तो भैया कैश अकाउंट डेबिट करो, कैश अकाउंट डेबिट करो, या कैश के साथ बैंक भी, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया, ठीक है। अब भैया मुझे 80,000 ही मिले, 80K मिला, तो अब मेरे को तो 20,000 का लॉस हो गया। तो ये एक्चुअली लॉस आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। तो ये आपका लॉस एक्चुअली अब बुक होगा, क्योंकि 20,000 का तो आपको लॉस हो ही गया। लॉस ड्यू टू, या लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, डेबिट 20K, ठीक है। तो ये इंश्योरेंस के केस में होता है, बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होती। तो चैरिटी हो गया, फ्री सैंपल हो गया, डोनेशन हो गया, इनमें से कोई भी रीजन से अगर आपको नुकसान हो रहा है, आपका गुड्स जा रहा है, तो भैया टू परचेज। अगर भैया जी आपको लॉस की वजह से हुआ है तो जाहिर सी बात है आप लॉस के लिए इंश्योरेंस किया हुआ है आपने, अगर नहीं किया हुआ है तो भैया वो तो पूरी एंट्री चली जाएगी, वो आपका पूरा लॉस है। पीएनएल की एंट्री हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सीखते हैं तो वहां भी देखेंगे, यहां नहीं कर रहे। फिर इंश्योरेंस अगर आपने करा रखा है तो इंश्योरेंस कंपनी से आप क्लेम लोगे, फिर इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेने के बाद अगर पूरे पैसे मिल गए तो फुली रिसीव्ड की एंट्री, अगर पूरे पैसे नहीं मिले तो भैया उसकी एंट्री, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ओके चलो भैया। अब इसके बाद आती है बारी एक और चीज की, कि अब एक वर्ड होता है डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट पेड। एक वर्ड होता है डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट पेड, ठीक है, इसको समझते हैं, ओके। अब होता क्या है कि मान लीजिए यहां पे दो कंडीशन आती है। डिस्काउंट रिसीव्ड कब होगा, आपने परचेज की एंट्री, तो परचेज अकाउंट डेबिट उधार पर, परचेज अकाउंट डेबिट ए केस। टू क्रेडिटर, ठीक है, आपने लेट सपोज 10,000 की एंट्री की, 10,000। अब आपको इसको पैसे चुकाने थे, अब आप भागे नहीं हो कि भाग गए, वरना तो आप बैड डेट बन गए। अब भागे नहीं, आप सामने वाले से आते, अरे यार देख सुनना यार 10,000 तो नहीं चुका पाऊंगा यार, 9,800 ले ले यार प्लीज प्लीज प्लीज। अब वो मान गया, अगर नहीं माना तो फिर तो बात ही खत्म। अगर वो मान गया तो यानी कि अब आपकी बी एंट्री होगी। आपका क्रेडिटर खत्म हो रहा है, आपका क्रेडिटर खत्म हो रहा है, तो क्रेडिटर कितने से खत्म हो रहा है, अकाउंट डेबिट पूरे के पूरे 10,000 से। आप उसको मना रहे हो कि यार ये 10,000 रुपए छोड़ मेरे से ना, तो ये काम कर 9,800 रुपए ले ले। तो टू, आपने कैश कितना पे किया या चेक के थ्रू बैंक कितना पे किया, तो 9,800 पे किया, 9,800 पे किया, ठीक है, 9,800 पे किया। अब इसका अर्थ क्या हुआ भैया, कि भैया ये 200 रुपए कहां गए, तो आपको एक ना एक तरीके से 200 रुपए का डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, तो डिस्काउंट रिसीव्ड, एक तरीके से क्या हो गया, आपको डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, तो बस डिस्काउंट रिसीव्ड 200 रुपए। अब यही केस आता है, यही केस आता है सेल के टाइम। जब आप सेल करते हो तो एंट्री क्या करते हो, उधार पे अगर सेल करोगे तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है।
लेट्स सपोज वही 10K की सिचुएशन है। अब आप नहीं, अब आपसे कोई कह रहा, अरे भाई, अरे माय डियर कॉमियंस यार, प्लीज यार समझ यार, पैसा नहीं है यार, कुछ तो डिस्काउंट दे यार। अब हमें भी तो ग्राहक बनाना है, हम भी तो कॉमियंस हैं, तो हमने ग्राहक बनाने के लिए क्या कहा, ओके यार चल ठीक है, कोई नहीं, 200 रुपए माफ किए। तो अब मुझे क्या होगा, 200 रुपए कम मिलेंगे। तो मुझे कैश कितना मिला या चेक कितना मिला, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट कितना रुपया मिला, 9,800। और भैया मुझे चाहिए डेटर से कितना था, एक मिनट, और भैया मुझे चाहिए डेटर से कितना था, 10,000। तो मेरा डेटर तो पूरा का पूरा चुकता हो गया, क्योंकि मैंने उसको कहा चल ठीक है यार 10,000 का डेटर था, कोई बात नहीं, खत्म, तू 9,800 ही दे, खत्म। तो भैया पूरा का पूरा डेटर खत्म, यानी क्रेडिट साइड, डेटर आपके पूरे फ्र, एसेट गायब, एसेट गायब, तो डेटर क्रेडिट, यानी कि एसेट कम हो रहा है। अब भैया तो बाकी चीज का क्या करें, क्या करें, क्या करें। तो देखिए कहीं ना कहीं आपको हुआ तो नुकसान ही है, 200 रुपए आपको नहीं मिले, तो यानी कि ये आपके लिए क्या हुआ, खर्चा हुआ। पर यहां पर आप वर्ड क्या लिखोगे, डिस्काउंट अलाउड। तो भैया ये डिस्काउंट अलाउड की एंट्री हो गई, डेबिट 200 रुपए, बस खत्म। तो नॉर्मली मोटा मोटी एंट्री इतनी ही होती है, इतनी ही होती है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बस 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 एक छोटी सी चीज आपको याद रखनी है, एक और कॉन्सेप्ट है पुट टू यूज, क्योंकि ये बहुत बार यूज होता है। अगर आप 11th क्लास में है तो भी, 12th क्लास में है तो भी, और बड़ी क्लासेस में तो यूज होता है ना, क्योंकि वहां एएसबीएस भी पढ़ना होता है। वो होता है पुट टू यूज और रेडी टू यूज, पुट टू यूज एंड रेडी टू यूज, पुट टू यूज एंड रेडी टू यूज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि आपने कोई एसेट परचेज की 10,000 रुपए की, ठीक है। अब वो तो आपने दुकान में परचेज की, अब उसको आप कहीं ले गए, फिर वहां से कहीं ले गए, फिर आपके घर पे आई। तो आप कौन सी कॉस्ट गिनोगे, जो आपने दुकान में खरीदी वो, या जो घर पर आई वो। तो ऐसे केस में हमसे अकाउंटिंग सर्चर्स ने कहा कि भैया आप हमेशा कॉस्ट जो एसेट की यूज करोगे वो पुट टू यूज तक करोगे। यानी कि कॉस्ट लग गई, लेट सपोज आपको 10,000 रुपए, फिर उसके बाद आपको लेबर चार्ज लग गया, क्योंकि भैया वो मशीन बड़ी थी, उसको उठा उठा के इधर से उधर रखने में आपको लेबर चार्ज लग गया, मान लीजिए 2,000 रुपए। फिर भैया आपको लाने जाने का किराया, फ्रेट या कैरियज इनवर्ट जो भी है, वो भी आपको लग गया 1,000 रुपए, ठीक है। फिर भैया कोई ऐसी चीज थी जिसकी इंस्टॉलेशन की भी कॉस्ट थी, यानी उसको इंस्टॉल भी करना था, तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट आपकी लग गई, मान लीजिए 1,000 रुपए। तो अब जो आपकी कॉस्ट है वो कितनी है, 14,000 है। तो ये एक्चुअली आपकी एसेट की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ एसेट, इसी को कहते हैं एक्वायरिंग कॉस्ट। कई बार इसी को एक्वायरिंग कॉस्ट बोलते हैं। तो यानी कि एंट्री तो आप वही करोगे, लेकिन 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 ये आपकी एसेट कहलाएगी, लेकिन 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 ये पूरा जो कॉस्ट है ना, ये पूरा आपका एसेट कहलाएगा। आप सिर्फ इस कॉस्ट को एसेट नहीं लिखोगे। तो जब आप एसेट की एंट्री करोगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट, और फिर जो भी आपने कैश में किया या जैसे भी किया, तो टू कैश लेट सपोज अगर मैं मान लेता हूं, तो आप यहां पर 14,000 की एंट्री करोगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब तक आपका एसेट रेडी टू यूज या पुट टू यूज, अब मैंने कोई मशीनरी खरीदी, वो वहां से आ रही है, लेकिन मैं उसका इस्तेमाल थोड़ी कर पा रहा हूं जब तक कि वो मेरे यहां प्लांट ना लग जाए। जैसे वो जो गेहूं पीसने वाली मशीन होती है, तो भैया जब तक वो मेरे यहां पूरी फिक्स ना हो जाए तब तक मैं उसका इस्तेमाल थोड़ी कर सकता हूं। वहां से खरीद लेना मेरी कॉस्ट नहीं होगी, उसको लाने का, उसमें लेबर एबर जो भी है सारा खर्चा मिलाने के बाद में कहूंगा कि यस दिस एसेट इज नाउ रेडी टू यूज या पुट टू यूज हो गई। हां, अब मैंने लगा दिया, अब मैं यूज नहीं कर रहा, वो एक अलग बात है, पर वो यूजेबल कंडीशन में आ गई है। तो यानी कि कॉस्ट में एक और कॉन्सेप्ट है कि जनरल एंट्री में एक और कॉन्सेप्ट है कि भैया आपको यह भी देखना पड़ेगा, ठीक है। इसी को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कह सकते हो, या एक्वायरिंग कॉस्ट कह सकते हो, या फिर कॉस्ट ऑफ एसेट कह सकते हो। कई बार अलग अलग वर्ड्स थोड़े थोड़े यूज किए जाते हैं नॉर्मल भाषा में। तो ये ही पॉइंट आपको याद रखना है कि ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, ठीक है। तो ये आपका एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, कई बार यहां से क्वेश्चन बनते हैं, और खासकर एनालिटिकल थिंकर को तो ये बात याद रखनी है। अब एक और कॉन्सेप्ट होता है, हमने एक डिस्काउंट सुना था, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। तो देखिए ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है, सिंपल में समझा रहा हूं मैं, और यहां कैश डिस्काउंट है, ठीक है। तो जो मैंने अभी डिस्काउंट की एंट्री की थी ना, ये जो डिस्काउंट की एंट्री की थी, तो एंट्री नहीं बता रहा हूं मैं, बस मीनिंग समझाऊंगा। ये जो डिस्काउंट की एंट्री है, ये जो डिस्काउंट की एंट्री है, ये जो डिस्काउंट की एंट्री है, और डिस्काउंट पेड नहीं अलाउड बोलते हैं इसको, पेड लिख दिया गलती से मैंने। ये जो डिस्काउंट की एंट्री है, ये जो डिस्काउंट अलाउड की एंट्री है, ये एंट्री करना ही
कैश डिस्काउंट है कि आपने उससे कैश डिस्काउंट ले लिया अर्ली पेमेंट करने के लिए, तो इसकी एंट्री करना हमारे लिए कैश डिस्काउंट है। यानी कि आप ऐसे केस में बिल की जो एंट्री है वो 10,000 रुपए से ही करते हो। पर ऐसे केस में ट्रेड डिस्काउंट मतलब है कि अगर आप बल्क में कुछ खरीद रहे हो, है ना, तो आपने क्या किया कि 10,000 रुपए की जगह उससे बोला कि भाई तू बिल ही 9,000 का बना, 1,000 रुपए आपने पहले ही डिस्काउंट ले लिया बिना उसके। तो अकाउंटेंट के पास क्या जाता है, बिल जाता है। तो अकाउंटेंट किससे एंट्री करेगा, बिल की एंट्री करेगा। तो अगर यहां पर अकाउंटेंट एंट्री कर रहा है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या जो भी है क्रेडिटर वेडिटर जो भी है ना, कैश लिख दिया मैंने, तो भैया यहां पे एंट्री कितनी होगी, 9,000 कैश या क्रेडिटर। तो आप यहां क्या करोगे, 9,000 से एंट्री करोगे। तो इस केस में ट्रेड डिस्काउंट में डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं हो रही क्योंकि आपका बिल ही 9,000 का है, बस इतनी सी बात है। और कैश डिस्काउंट में क्योंकि बिल आपका 10,000 का है, उसके बाद आप पेमेंट कर रहे हो, तो यहां पर डिस्काउंट की एंट्री होगी। यानी कि अगर मैं एंट्री करता हूं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या क्रेडिटर, हालांकि कैश के वक्त ही मिलती है इसे, तो टू कैश ही रखेंगे वरना तो वो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कैश पेमेंट करने पर ही कैश डिस्काउंट मिलता है। तो टू कैश, और अब ये कितने का था, 10,000 का था, और ये कितना हुआ, 9,000 का, मैंने उसको बात कर ली, और मेरे पास अब डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है 1,000 रुपए का। यानी कि डिस्काउंट की एंट्री करना हमारे लिए कैश डिस्काउंट में इंपॉर्टेंट है। ट्रेड डिस्काउंट में डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती क्योंकि बिल ही आपका 9,000 से बनता है। भैया पर क्या इसमें लॉस नहीं है, भैया इसमें लॉस तो है ही ना यार। तो देखिए यहां पे एक मेंटेलिटी है कि ट्रेड डिस्काउंट में बहुत ज्यादा अमाउंट लेने पर मिलता है। अब मान लीजिए वो अगर ज्यादा नहीं लेकर जाता, एक कस्टमर हमारा चला जाता है, तो फिर कब बिकेगा पता नहीं। तो इसमें फायदा ही होता है। इसलिए कई लोग सोचते हैं कि भैया बिल तो 9,000 का और आप ही ने तो बोला था पैसा अगर यहां पर नहीं मिल रहा तो वो भी तो कहीं, ये रिसिप्ट की केस है, मगर अगर मान लीजिए सेल का केस होता तो पैसा ना मिलना, डिस्काउंट अलाउड होना भी तो एक खर्चा ही है, तो ये भी तो खर्चा ही हुआ। 10 का सामान 9 में भेज रहे हैं, बिल 9 का बनाने से क्या होता है। तो यहां पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बल्क क्वांटिटी की वजह से हम कर रहे हैं क्योंकि हमारी बल्क क्वांटिटी में वो मार्जिन सब आ जाता है। तो कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है कि भैया इसमें बिल ही 9,000 का है, तो जाहिर सी बात है मैं 9,000 से ही एंट्री करूंगा, अकाउंटेंट के पास तो बिल जाएगा ना, तो ये 9,000 से एंट्री करेगा। लेकिन कैश डिस्काउंट के केस में मैं पैसे जल्दी पे करता हूं इसलिए मुझे डिस्काउंट मिलता है, तो भैया बिल 10,000 का बनता है, लेकिन क्योंकि मैंने सीधा कैश में पे कर दिया तो मुझे डिस्काउंट मिल रहा है, तो इसकी एंट्री होगी, चाहे डिस्काउंट रिसीव्ड हो चाहे डिस्काउंट अलाउड हो। ठीक है, तो यहां पर आकर हमारी बेसिक एंट्रीज कंप्लीट होती है। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके काम का नहीं होगा। कोई भी चीज है तो आपको बस 5 हेड्स याद रखने हैं। एसेट्स एक्सपेंस, बढ़े तो डेबिट घटे तो क्रेडिट, और लायबिलिटी रेवेन्यू कैपिटल, बढ़े तो क्रेडिट घटे तो डेबिट। इसके लिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भैया कौन सी चीज एसेट में है हमें नाम नहीं पता, तो मैंने आपको लास्ट में यहां नाम भी रख दिया, पूरा फॉर्मेट रखा है, लेकिन आपको याद रखना है कि जैसे ये वाली चीजें हैं तो इनकी एंट्री नहीं करनी है, बाकी सबकी एंट्री होगी। ठीक है, अच्छा एक और चीज रह गई है, परचेज और सेल रिटर्न। तो चलो 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 उसकी तो एंट्री रह गई। अगर मान लीजिए कभी सेल रिटर्न हो जाता है, कभी मान लीजिए सेल रिटर्न हो जाता है, सेल रिटर्न हो जाता है, तो क्या करेंगे एंट्री, वेरी सिंपल। जब सेल कर रहे हैं तो कैश या बैंक डेटर टू सेल, रिटर्न हो रहा है तो भैया सेल्स रिटर्न उल्टा, तो सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा, क्योंकि सेल मेरे लिए इनकम थी तो मैंने बुक किया। अब मैंने सोचा कि 1 लाख की इनकम हो गई, उसने 10,000 का सामान वापस कर दिया, तो भैया 90,000 की इनकम हुई तो 10,000 वापस करो, यानी डेबिट, तो यहां पर आ जाएगा। टू, अगर भैया पैसा लिया है तो कैश वापस करोगे, चेक के थ्रू है तो बैंक से वापस करोगे, और अगर डेटर था तो भैया आप उसकी उधारी को कम कर दोगे, वेरी सिंपल। सेम यही परचेज के केस में है कि भैया अगर आप परचेज कर रहे हो तो भैया अपन ने पेमेंट किया था, तो अब अगर परचेज रिटर्न हो रहा है, परचेज रिटर्न हो रहा है, परचेज रिटर्न हो रहा है, तो अगर परचेज रिटर्न हो रहा है तो जाहिर सी बात है मुझे कैश मिलेगा वापस जो मैंने पे किया, अगर चेक के थ्रू पे किया तो बैंक वापस, या फिर मैं कहूंगा भैया अब तुम मेरे क्रेडिटर नहीं रहे, अब तुम मेरे क्रेडिटर नहीं रहे, मैंने तुमको सामान वापस कर दिया है, उतने पैसे से मैं तुम्हें कम कर रहा हूं, तो डेबिट, ये सारा क्या हो जाएगा, डेबिट टू परचेज रिटर्न, क्योंकि अब मेरा परचेज कम हो जाएगा, तो मेरा एक तरीके से एक्सपेंस कम हो गया, तो टू परचेज रिटर्न। तो देखिए अब मैं आपको फॉर्मेट दिखा दे रहा हूं, अगर आप लोगों को नाम याद रखने में प्रॉब्लम होती है तो यहां नाम है, तो देखिए ओपनिंग स्टॉक हटा दीजिए क्योंकि ये तो है, तो देखिए परचेज आपका डेबिट होता था, परचेज रिटर्न इसमें से माइनस होता है, क्योंकि 1 लाख का परचेज 10,000 का रिटर्न, तो माइनस करके दिखाओगे, तो ऐसे ही सेल्स, फिर ये माइनस रिटर्न। हालांकि इसमें सिर्फ आपको नाम ध्यान रखने हैं क्योंकि बाकी चीजें तो पीएनएल का फॉर्मेट है, मैं पूरा फॉर्मेट ही ले आया
ताकि इससे याद रहे। अब आप अगर किसी भी चीज को देख रहे हो तो ये देखो डेबिट हो रहा है, ये सब डेबिट होंगे एंट्री में, ये सब डेबिट होंगे एंट्री में नॉर्मल केसेस पे, ठीक है। जिनकी एंट्री नहीं करनी है ये तो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन का पार्ट है, तो मैं हटा दे रहा हूं। ये देखिए ये खूब सारे ऐसे नाम लिखे हुए हैं। अब देखो आप, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस माइनस है, और हमारे लिए रेंट क्या था, एक लायबिलिटी था, तो देखिए लायबिलिटी में भी जा रहा है रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। ऐसे ही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे लिए क्या है, एक एक्सपेंस तो इंक्लूडेड होता ही है, तो इसलिए एक्सपेंस में प्लस किया, लेकिन ये हमारे लिए एक लायबिलिटी है, तो देखिए यहां पर भी एक लायबिलिटी में आ गया, एक यहां आ गया। ऐसे ही प्रीपेड एक्सपेंस हमें माइनस करना पड़ता है क्योंकि एक्स्ट्रा है, तो 1200 में से 600 माइनस किया, तो देखो प्रीपेड रेंट आ रहा है, लेकिन ये हमारे लिए एक एसेट है, तो देखो ये एसेट साइड पे भी जा रहा होगा। ऐसे ही एक्रूड इनकम हमारे लिए क्या है, पैसा अभी नहीं मिला लेकिन बाद में मिलेगा, हमारे लिए एक इनकम तो है ना, बस पैसे नहीं मिले, तो हमारा हक है, तो देखो एसेट पे भी आ रहा है। तो ये एक तरीके से चीजें मैंने लिख कर दी हैं आपको, ताकि आपको नाम याद रहे। कई बार लोगों को नाम याद नहीं रहते तो फिर उनको प्रॉब्लम आ जाती है। ये देखो सारे नाम हैं, यहाँ पे ये सारे इनकम के नाम हैं, तो इस तरीके से आपको एंट्री करनी है, तो भैया इनके नाम वाम रहेंगे तो आपको एंट्री करना आसान हो जाएगा। जैसे कमीशन रिसीव्ड बोला तो भैया इनकम है, क्रेडिट साइड पर जाएगी, कैश मिला तो कैश डेबिट साइड पे चला जाएगा, ठीक है, वेरी सिंपल। अगर नहीं मिला तो एक्रूड कमीशन आ जाएगा, ठीक है, एक्रूड वर्ड छूट जाएगा, वेरी सिंपल। ऐसे ही आपके पास कुछ लायबिलिटीज के नाम है, कुछ एसेट्स के नाम है, ताकि आपको चीजें याद रहे। तो आप इस फॉर्मेट को देखिए, समझिए और एंट्रीज कीजिए, और अगर आपको सिंपू सच में लगा हो तो हमें बता दीजिए। बाकी भी कुछ अगर आपको चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं, ताकि फिर हम उसके लिए सब चीजें तैयार करेंगे, ठीक है। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं, आई होप कि आप वो पांडा की तरह अब डांस करेंगे। थोड़ा सा कोशिश ये कीजिएगा कि क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिएगा समझने के बाद। ऐसा मत कीजिएगा कि एक वीडियो पूरा 40 मिनट देख रहे हैं और 5 पॉइंट किए, देखिए बुक में ये 5 पॉइंट कहां है और वहां से इसकी एंट्री करके देखिए। मुझे पूरा यकीन है कि आपको काफी सारे हद तक एंट्रीज बनने लगेंगे, इनफैक्ट सारी ही बननी चाहिए, लेकिन फिर भी कई बार नहीं भी बनती हैं, तो इसलिए मैंने ऐसा आपको बोला है। और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में बताओगे, मैं वहां रिप्लाई करूंगा, ठीक है, पक्का करूंगा, डोंट वरी। और फिर लास्ट में जो मुझे मेरे सारे कमेंट्स से कहना होता है, क्या कहना होता है, मुझे कहना होता है थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर लविंग अस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। और अगर इस वीडियो ने आपकी मदद की है तो हैशटैग सिंपू तो अपना चलेगा ही। और एक प्यारा सा मोटो है, क्या है, हैव स्माइल्स स्प्रेड स्माइल्स, हैव स्माइल्स स्प्रेड स्माइल्स, हैशटैग कॉम्यून्स, हैशटैग CW लव, ये भी है। आई लव यू ऑल, हैशटैग CW लव। और स्माइल क्यों जरूरी है, बिकॉज स्माइल इज द बिगेस्ट गिफ्ट यार विच यू कैन गिव टू एनीबॉडी। और आप जिसको भी दोगे, जितनी बार दोगे, वो उतनी बार मुस्कुराएगा, उतनी ही पॉजिटिविटी फैलेगी, और वी आर नोन फॉर दिस। लेट्स बी अ पॉजिटिव वाइब, ठीक है। चलो तो फिर टाटा बाय बाय।